तो ये फाइनली हम लोग को जो एक्सपेक्टेड था कि कोई तो क्लोज मैच देखने को मिले, वी कैन आर्ग्यू हम लोग को आज जो 2 मैच हम डिस्कस करने वाले हैं ऑलमोस्ट दोनों ही काफी क्लोज थे। हाँ, आई थिंक वही है ना कि दोनों मैचेस अगर लास्ट ओवर तक जाते हैं जहां पे चांस बचता है किसी भी टीम का जीतने का, तो हमेशा देखने में मजा आता ही है। आई थिंक स्पेसिफिकली जो एलएसजी और डीसी का मैच हुआ था वो तो कुछ ज्यादा ही क्लोज चला। वो एक्चुअली में ऑल टाइमर्स में क्योंकि जिस तरीके से मैच का टेम्पो बदला है फ्रॉम लूजिंग सो मेनी विकेट्स इन द पावर प्ले टू द पॉइंट कि आप 1 विकेट बचा हुआ है, आशुतोष को स्ट्राइक नहीं मिल रही है। आई थिंक आइकॉनिक इनिंग्स भी इसीलिए आई थिंक वो मास्टर क्लास मानी जाती है। जो पूरा ड्रामा होता है कि अच्छा वो स्टंप नहीं कर पाए ऋषभ पंत, उन सबकी वजह से वो चीज और ज्यादा आइकॉनिक हो जाती है। और ऑफ द फील्ड जो ऋषभ पंत एंड गोयनका साहब की कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, क्या फालतू में हाइप करे जा रहा है या फिर जेन्युइनली कुछ है, ऐसे ना ऑफ द फील्ड मसाला भी काफी कुछ हुआ है। तो हम लोग बेसिकली आज करने क्या हो रहे हैं, हम लोग एलएसजी और डीसी का मैच डिटेल में रिव्यू करेंगे। ऑफ कोर्स जो नैरेटिव्स हुए हैं बिफोर द मैच एंड आफ्टर द मैच वो सब goes without saying कवर हो गई होगा। और जो पंजाब और जीटी का मैच हुआ है, आई वाज कंसिडरिंग कि काफी इंपॉर्टेंट और हाई क्वालिटी मैच होना चाहिए। काइंड ऑफ हमें कुछ चीजें देखने को मिली भी भाई, काफी पॉजिटिव्स उस मैच से निकालने के लिए फॉर बोथ द टीम्स, उसकी भी बातें करेंगे बिल्कुल। और साथ ही साथ आने वाले 2 मैचेस एसआरएच वर्सेस एलएसजी, जो कि भाई इट हैज टू बी, इसकी भी हाइप है, has to be a banger, and for what reasons we'll discuss exactly. And CSK versus RCB, ये तो goes without saying once again, RCB और CSK का मैच हो रहा है। लास्ट टाइम जब हुआ था तो क्या हुआ था, तो हाइप तो होनी है। तो ये 4 टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे एंड शुरू कर देते हैं। बस लाइक ऑलवेज वॉइस अनाउंसमेंट, इस वीडियो का आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। खूब ज्यादा लाइव स्ट्रीम्स हम लोग आजकल कर रहे हैं। आज जो मैच होने वाला है केकेआर आरआर का, उसके हम लोग प्रेडिक्शन तो लास्ट पॉडकास्ट में कर चुके हैं, पर वॉच अलॉन्ग वगैरह एंड जो पोस्ट मैच एनालिसिस होती है वो लाइव स्ट्रीम हम लोग करेंगे। बाय द वे उसमें आज के लाइव स्ट्रीम में 5 फ्री मेंबरशिप गिवअवेज हैं, तो ज्वाइन जरूर करना तब आप एलिजिबल हो पाओगे इसके लिए। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहां पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स मिलके खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहां जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब रिलैक्स एंड एंजॉय दिस आईपीएल स्पेशल। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद डीसी वर्सेस एलएसजी। ठीक है, ये मैच ऑन पेपर शायद कई लोगों को लग रहा होगा कि 2 टीम्स जिनकी हाइप इतनी ज्यादा नहीं है, बट आई थिंक फ्रॉम द गेट गो देयर इज अ रीजन व्हाई इन दोनों टीम्स को पिच कराया गया था इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। ठीक है, देयर आर सम नैरेटिव्स वेरी क्लियरली जो कि शायद लोग अवॉइड कर रहे हैं। केएल राहुल एलएसजी में थे, वो चेंज होकर जाए थे डीसी में। ऋषभ पंत जो है वो एलएसजी डीसी में थे और अब चेंज होकर आ रहे हैं एलएसजी में। केएल राहुल नहीं खेलने वाले थे, ये इनसाइडर सोर्सेज से हमने बहुत पहले रिवील कर दिया था बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड। बट अगर आप एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग भी देखोगे ना, जो आजकल कुछ लोगों को आज थोड़ा क्रिंज लगते हैं, मैं आई एम हैप्पी विद इट। जो एक रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठे होते हैं और दूर से जो इशारे कर रहे हैं, तो उसमें भी केएल राहुल और ऋषभ पंत की बातें हो रही है। सो वो बिल्डअप एक्चुअली में राइवलरी वीक के नाम पे सॉर्ट ऑफ वही करा जा रहा था। इफ यू नोटिस, इन लोगों ने इस बार, ये हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करा था, दे हैव पिच्ड इन ऑल द गुड राइवलरीज इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। ठीक है, तो उसमें ये भी आ रहा है। एक रीजन ये भी कि जब बाकी टीम्स को आप एक दूसरे गेम्स डाल दोगे तो बची है 2 टीम्स। प्लस आई थिंक अच्छी चीज ये भी है कि इसी के चलते हुए मतलब आईपीएल ने एक तरीके से जिन टीम्स की आपस में राइवलरी थी भी नहीं, मतलब पंजाब और जीटी क्या बहुत ज्यादा राइवलरी थी, आई एम नॉट श्योर, बट क्वालिटी जितनी है इस बार मैच अच्छा होना था। बट आई थिंक अच्छी चीज ये है कि इसी के चलते आई थिंक सबको अपना अपना एक राइवल मिल गया। अगर पिच दिन नहीं भी था तो आईपीएल ने खुद ही बता दिया कि अच्छा इनके राइवल ये हैं। एक तो ना अगर आप चाहो नैरेटिव निकालना तो हर चीज निकल जाता है। एग्जैक्टली, गुजरात में शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर है, आजकल डिबेट चल रही है कि राइटफुली किसको नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन होना चाहिए, वो वाली बात भी चल रही है। तो आई थिंक यू फाइंड दैट मसाला इन एवरीथिंग। बट यहाँ पे जेन्युइन स्टेक्स थे यार, मतलब जो हमने लास्ट सीजन सीन्स देखे थे केएल राहुल एंड गोयनका के बीच में, उसके बाद से गोयनका साहब ने भी काफी प्यार लगाई है अपना सुधारने में अपनी इमेज को। एंड क्या वो एग्जैक्टली सुधरी है उसकी बातें करेंगे, बट ये तो हमने नाइटर्स की बातें करी। एक्चुअली लेट्स डाइव इनटू द टॉस। क्या होता है टॉस पे? देखो, विशाखापट्टनम में मैच था, हमने पहले डिस्कस कर रखा कि यहाँ पे यू एक्सपेक्ट अ बेल्टर ऑफ विकेट। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले भी यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी ओडीआई वाली 2023 में, वहां पर भी आई थिंक श्रेयस अय्यर ने ही उस मैच में आके 100 मारी थी, कमबैक 100 मारी थी। तो ये शायद वही वाला मैच था। किसी एक बंदे ने आई थिंक श्रेयस अय्यर ने 100 मारी थी उस मैच में। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ ग्रेट विकेट टू बैट ऑन। ठीक है, 200 तो मतलब इट इज मिनिमम राइट नाउ।
ड्यू का फैक्टर भी आना था, तो नेचुरली जो टीम टॉस जीतती वो बॉलिंग ही डिसाइड करती। अब क्या होता है कि भाई डीसी बॉलिंग चूज करती है, और जो लाइनअप्स आते हैं आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा। हमने जब आईपीएल का ऑक्शन खत्म हुआ था, हमने प्लेइंग लेंस बनाई थी, वी स्पोक ऑन हाउ अगर डीसी अपने जो रिनाउंड नेम्स हैं सबको एक लाइनअप में फिट करना चाहे, देयर इज अ वेरी बिग इशू इन द टीम कि या तो आप 8 बैटर रख लो या तो आप 6 बॉलर्स रख लो। इम्पैक्ट करके आने के बाद भी आप दोनों चीजें एक ही टीम में नहीं रख सकते, विच जो भी टॉप टीम्स होती हैं यूजुअली उनके पास से होता ही होता है, इट्स अ प्रीरेक्विजिट। टू काउंटर दैट आई थिंक बहुत अच्छी बात है, दिस वंस अगेन प्रूव्स जो हम लोग पिछले 1-1.5 साल से डिबेट करते आ रहे हैं कि क्यों अग्रेशन वगैरह सब ठीक है, इंटेंट सब ठीक है, लेकिन उससे पहले टेम्पलेट होना ज्यादा जरूरी है। अगर टेम्पलेट सही होगा तभी आप अपने आप को रिसोर्सेज दे पा रहे हो, वो बेस्ट चांस दे पा रहे हो कि मैं वो इंटेंट वाला गेम खेल, एग्रेशन आएगा तभी जाओ आपके पास डेप्थ वगैरह होगी, सिक्योरिटी तभी मिलेगी ना। क्योंकि एग्जैक्टली वही डीसी ने करके दिखाया यार, वो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि दे प्रायोरिटाइज द टेम्पलेट। आई थिंक अभी तक जितने मैचेस हुए इसमें एक और चीज अच्छी ये भी है कि भाई हमें स्टार्टिंग में इतने सारे यंगस्टर्स दिख गए हैं जो कि काफी ज्यादा लग रहा है कि हाँ यार, तो नाम भी भूल गया, इतने सारे लोग हैं। मतलब वो अपना पुथुर दिग्वेश पुत्र थे यहाँ पे, विघ्नेश पुत्र यहाँ पे, दिग्वेश राठी हैं, फिर यहाँ पे विपराज निगम निकल के आए हैं, तो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। तो है भाई, मतलब एंड इट्स वेरी नाइस टू सी कि अब वो जनरेशन गोल्ड की जो बातें हो रही हैं वो निकल के बाहर है, गोल्ड की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये चीज अच्छी करी दैट दे फिगर्ड कि हमें टेम्पलेट प्रायोरिटाइज करना है, तो हम चाहे 1-2 बड़े नाम ना रखे टीम में, लेकिन वो नंबर 8 तक बैटिंग और 6 बॉलर्स होना जरूरी है, जो कि आई थिंक रायसन बॉल्स अभी भी नहीं करी है पहले मैच में। देखते हुए आज देखते हैं क्या होता है। उसके चलते हुए अ गाय लाइक विपराज निगम गेट्स अ डेब्यू, ठीक है, एंड यही सक्सेस स्टोरीज हम लोग देखने के लिए आईपीएल पसंद करते हैं। जब वो टीम में आते हैं ऑटोमेटिकली बैलेंस आपका बन जाता है, डेप्थ आ जाती है टीम के अंदर। केएल राहुल नहीं थे तो नेचुरली एक बंदे का वहां पे खेलना ही था, समीर रिजवी खेल रहे थे। आई एम नॉट श्योर कि वो इसके बाद खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, जब केएल राहुल वापस आ जाएंगे तो। हैरी ब्रूक नहीं थे तो नेचुरली फैफ डु प्लेसिस को खेलना ही था, तो वाइस कैप्टन भी बन चुके हैं। बट व्हाट इज मोर कंसर्निंग इज द एलएसजी टीम, क्योंकि यहाँ पे तो डीसी ने एक्चुअली में टेम्पलेट फॉलो करके अपनी टीम को बेटर करा। या देखो, जब ऑक्शन खत्म होता तो हमने कहा था कैसे एलएसजी वन ऑफ द वीकर टीम्स लग रही है, एंड कोई बड़ी बात नहीं अगर बॉटम 3 में आते हैं तो। किस्मत भी उनका साथ दे नहीं रही है। जो उनके 3 इंडियन पेसर्स होने वाले थे, मोहसिन, आवेश एंड मयंक, तीनों अवेलेबल है। उसके चलते हुए अपने ऑलरेडी जो है अपने सारे फॉरेन प्लेयर जो बैटिंग हेवी अप्रोच में डाल दिए। अभी भी अगर आप देखो तो लाइनअप में 4 बैटर्स थे जो कि फॉरेनर्स थे। बॉलिंग ऑल इंडियन पेस अटैक है, सिर्फ शमान जोसेफ है स्क्वाड में जो कि एक फॉरेन बॉलर है, वरना आप हमेशा ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप ही खिलाने वाले हो। उसमें भी अगर आपके जो प्राइमरी टारगेट्स थे, जिनमें से कई लोग तो इंडिया खेले भी नहीं है अभी, अगर वो भी बाहर हो जा रहे हैं तो you have to feel bad for LSG also. मतलब even a guy like आकाशदीप could have been very useful. वो भी नहीं है, क्योंकि उनका भी मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है आईपीएल में भी, प्लस इंडियन टीम की तरफ से। Exactly. बट वो भी अनअवेलेबल है, स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस वो भी मिस करने वाले हैं। तो एक ऑलरेडी जो कि इट वाज नॉट अ परफेक्ट स्क्वाड फॉर एलएसजी बाय नो मींस, एंड उसके बाद अगर आपके इंजरी भी हो जाती है तो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और ये बात है ना कि अभी हम लोग एसआरएच और एलएसजी का प्रीव्यू करेंगे इसी पॉडकास्ट में, तो वी विल टॉक अबाउट द पॉसिबल चेंजेस, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि इस टीम से अभी हो पाएगा, बात सही होने वाली है। बताता हूँ क्यों। देखो अल्टीमेटली क्या करें, क्योंकि इतने पेसर्स इंजर्ड हैं। एलएसजी अल्टीमेटली वेंट विद 2 पेसर्स, ठीक है, शार्दुल और प्रिंस के साथ गए थे, एंड फिर दे हैव अ होस्ट ऑफ स्पिनर्स दैट टर्न द बॉल इनटू द लेफ्ट हैंडर्स। बॉल पड़ के लेफ्ट हैंडर्स के लिए अंदर आती है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो या फिर आप राइट आर्म स्पिनर्स की बात कर लो। सो हमने सिद्धार्थ को देखा, हमने दिग्वेश को देखा, हमने बिश्नोई को देखा, हमने शहबाज को देखा, सारे ऐसे बॉलर्स थे जिनकी बॉल पड़ के लेफ्टीज के लिए अंदर आती है। बहुत ही वन डायमेंशनल टीम हो गई थी उस टाइम पे। अगर बिल्कुल भी वैरायटी नहीं होगी ना तो फिर टीम अकॉर्डिंगली जो दूसरी ऑपोजिशन टीम होगी वो प्लान कर सकती है अपने बैटिंग ऑर्डर को। इनफैक्ट एसआरएच में हम लोग देखेंगे तो वहां पे तो बहुत सारे ऊपर के लेफ्ट हैंडर्स ही पड़ेंगे, तो उससे प्रॉब्लम आएगी, बट ठीक है उसके बाद तब करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसके चलते हुए साथ में एक और चीज क्या हुई है, यू आर बेसिकली बैंकिंग ऑन शार्दुल ठाकुर एंड शहबाज एज नंबर 7 एंड नंबर 8। ये भी आई एम नॉट टू श्योर कि क्या ये आपकी बैटिंग को उतनी फिनिशिंग दे पा रही है जितना आप चाहते हो। शार्दुल एट नंबर 8 इज इट नॉट फाइन? नहीं, शार्दुल एट नंबर 8 एंड शहबाज एट नंबर 7। अच्छा,
मतलब एटलीस्ट एक तो प्रॉपर बैटर होगा फिनिशिंग के लिए। नंबर 8 पे आप तब भी अफोर्ड कर सकते हो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बट 7 तक तो बैटिंग होनी चाहिए। मतलब ये काइंड ऑफ इनफैक्ट केकेआर तो इससे भी घटिया करती थी। जब 2023 की बात थी तो मुझे याद है मैं सर पीटा करता था अपने लाइसेंस पे कि शार्दुल ठाकुर जो है भाई साहब नंबर 7 पे आ रहे हैं बैट होने के बाद भी। आप बेसिकली 6 बैटर्स खिला रहे हैं, बाकी टीम 8 9 बैटर लेके बैठा करती थी। तो वो भी दिन थे भाई, वो भी दिन थे। पर यहाँ पे मतलब जाता है एलएसजी को थोड़ा अपना बैलेंस में चेंज करना पड़ेगा, वरना बैटिंग में भी फिनिशिंग आते आते थोड़ी थिन लग रही है लाइनअप। बॉलिंग में भी, बॉलिंग तो पूरी ही अभी थोड़ी डाइसी का हो गया। The lineup as a whole was not that impressive. मतलब on paper DC clearly had the edge. ठीक है. So with that अगर हम लोग अपनी पहली लिंक पे चलें, 64 रन आते हैं पावर प्ले के अंदर, 1 विकेट गिरता है। ये 64 रन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे मिचेल मार्श का। भाई I was very surprised भाई। क्यों? I did not expect कि मिचेल मार्श would come on firing like this in IPL। मतलब एडन मार्करम जो कि थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, वो तो ही वेस्टेड प्लेंटी ऑफ बॉल्स एज वेल। एग्जैक्टली मतलब मुझे पॉइंट ये था कि ऑन एनी गिवन डे ये जो लाइनअप है, ये जो ओपनर्स का डुओ है, ये उतना इंप्रेसिव नहीं है, मार्करम एंड मार्श। बेसिकली ना इसमें टैक्टिकल एरर भी था डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप पेसर्स की बात करो, स्टार्क की बातें करो, आप मुकेश की बातें करो, अगर आप मिचेल मार्श के पावर प्ले की बैटिंग स्पेसिफिकली देखो, मोर देन हाफ हिज शॉट्स हैव बीन ऑन स्कोरिंग शॉट्स जो थे उनके पेसर्स पे, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स पे थे। तो हमने कितनी बार देखा कि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ ट्राई कर रहे हो बॉल को जिप करने का, उसके चक्कर में वो बंदा पहली बात तो 6-3 6-4 का है, दूसरी बात वो बचपन से ऑस्ट्रेलिया में खेलता हुआ आया और जैसे विकेट्स पे उसके लिए सेकंड नेचर रहेगा। तो आप उसकी बेसिकली स्ट्रेंथ पे ही प्ले आउट कर रहे हो विद 2 फील्डर्स allowed outside the circle in the power play। आप फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग भी रख लोगे तो भी आर नॉट रियली स्केरिंग हिम, वो फिर भी शॉट अटेम्प्ट करने जाएगा ही जाएगा। इनफैक्ट हमने कितनी बार तो दिखाई है कि उसने स्क्वायर और बाउंड्रीज पे कितने शॉट्स मारे पावर प्ले के अंदर। तो एक बेसिक टैक्टिकल मुझे लगता है एरर था वहां पे। अगर आप उसको फुलर लेंथ पे डालते एंड फोर्स करते डाउन द ग्राउंड खेलने के लिए, शायद एक बेटर रिजल्ट मिलता। बट अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ डालो तो आप बेसिकली उसी के स्ट्रेंथ पे डाल रहे हो। मतलब ये ऋषभ पंत कैप्टन पे काफी सवाल उठे हैं इस पूरे मैच के बाद, बट अक्षर पटेल की भी कप्तानी पे थोड़े बहुत सवाल हैं कि उन्होंने कुछ खास करी नहीं यहाँ पे। उन्होंने तो साफ साफ बोल ही दिया ना मैच के बाद। क्या उन्होंने बोला है कि कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि स्टब्स को बॉलिंग क्यों करा दी, क्यों कर दिया, बट मैं थोड़े से उल्टे सीधे डिसीजन लेता हूँ, तैयार हुआ ऐसे खुद ही बोल। वो स्टब्स की बात उन्होंने खुद ही कर दी, जो कि अभी हम करेंगे। इट वाज द अनएक्सप्लेनेबल टू मी पर्सनली, बट वो खुद ही कह रहे हैं तो भाई हम क्या कहें इसमें। तो आई थिंक यहाँ पे एक टैक्टिकल इशू था। मार्करम जो है वो विपराज पे आउट हो जाते हैं वंस अगेन, पुशिंग इट इन द एयर, धीरे बॉल डालोगे, फोर्सिंग द बैटर टू प्ले कम फॉरवर्ड एंड प्ले द शॉट। कई बार विकेट निकलते हैं, हमने विघ्नेश के साथ भी देखा था चेन्नई वाले मैच में, दैट्स द टिपिकल ट्रैप। यहाँ पे ये चीज निकलती है। अक्षर पटेल भाई जो बॉलिंग उन्होंने करी पावर प्ले में वो बहुत इंप्रेसिव थी। मतलब हमने कितनी बार देखा कि वो अंडर कटर्स डालते रहते हैं एंगल के साथ साथ बॉल जो है। मैंने ये चीज पहले एक्सप्लेन कर रखी थी, ये जूनियर लेवल पे भी सिखाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, पावर प्ले में अगर कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता है, जैसे मैं स्कूल लेवल पे करता था कभी कभी, तो क्योंकि बॉलर इतने होते नहीं थे तो मुझे डालनी पड़ती थी कई बार। तो उसमें होता है कि एक बेसिक सेटअप होता है। बचपन में ना ऑफ कोर्स इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं हाथों में कि आप ग्राउंड को क्लियर कर दोगे छक्का मार। तो द ओनली बेस्ट वे पॉसिबल है कि आप मुंह के नीचे बॉल दो, जिससे बंदा पूरा फुल स्विंग में अपना बैट चलाए। दैट गिव्स इन द बेस्ट शॉट ऑफ क्लियरिंग द बाउंड्री फॉर अ 6। ठीक है, तो ऐसे में स्पिनर्स को, पर्टिकुलरली फिंगर स्पिनर्स को क्या सिखाया जाता है कि आप आर्म बॉल फेंको, अंडर कटर्स फेंको, बेसिकली तेज बॉल फेंको, अब कट की फील्ड लगा दो। ठीक है, एक पॉइंट ले लो वहां पे, चाहे तो एक डीप पॉइंट ले लो, दो फील्डर अलाउड होते हैं बाहर, एक डीप पॉइंट ले लो, एक गली ले लो, एक थर्ड मैन ले लो, एक कर्व पॉइंट ले लो। अब बोलो कट मारता है, कट पे बचपन में ऐसे कितने लोग होते हैं जो कि स्पिनर पे कट पे बैकफुट पे छक्का मारते हैं? कोई नहीं होता। सेम टैक्टिक्स अप्लाई टू द सीनियर लेवल आल्सो। कट पे खड़े खड़े छक्का मारना स्पिनर पे शायद आपने हार्डली कभी जिंदगी में देखा होगा। यूजुअली कवर्स के ऊपर से मारते हैं, छक्का नहीं देखा। क्लासन ने एक बार पिछले साल चहल को बैकफुट पे कवर्स के ऊपर से छक्का मार दिया था हैदराबाद के स्टेडियम में। तो 2 दिन तक उसकी बातें नहीं रुकी थी उस चीज की, क्योंकि ये शॉट्स बहुत मुश्किल होता है। और वो तो फिर भी लेग स्पिनर था। यहाँ पे अगर कोई ऑफ स्पिनर अंडर कटर्स डाल रहा तेज तो आप इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज व्हाट यू विल सी कि अक्षर पटेल ने एग्जैक्टली वही टैक्टिक यूज कर रखा था। ही इज फायरिंग इट इनटू द स्टंप्स। मार्श बार बार रूम बना के कट मारना चाहे लेकिन लग नहीं रहे बिकॉज ही इज बीटन फॉर द पेस। तो ये
एक फिंगर स्पिनर का टिपिकल सेटअप होता है, ही एग्जीक्यूटेड इट परफेक्टली, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑल्दो मार्करम जब आउट होते हैं एंड वी सी पूरन कमिंग डाउन, आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज कि ऋषभ पंत क्यों नहीं आया वन डाउन पे। हाँ, अब ये भी टॉकिंग पॉइंट है, और ये चेंजेस हमने ऑलमोस्ट हर टीम में देखे हैं ना। ऋतुराज गायकवाड़ जो ओपन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं आ रहे, साई सुदर्शन ओपनिंग कर रहे हैं, बटलर नहीं आ रहे, तो ये टॉकिंग पॉइंट्स रहेंगे। एंड आई थिंक देखो पूरन की ये कॉन्वर्सेशंस लास्ट ईयर से ही होने लगनी थी, जितना ऊपर बैटिंग करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज जैसे रसल के लिए एक टाइम को था ना 2019 में कि जितनी ज्यादा बॉलें दोगे उनको बैटर इन फॉर्म है उतना मैक्सिमाइज करके देंगे। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए इट मेक्स टोटल सेंस। ऋषभ पंत की तो ये भी बातें हुई थी कि वो ओपनिंग करेंगे, बट वो मुझे लग गया था कि मोर और लेस नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब वन डाउन उन्होंने खेला था पूरे T20 वर्ल्ड कप में, और यहाँ पे वो कप्तान होने के बाद भी खुद ही अपना सेकंड डाउन पे आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज सरप्राइजिंग टू मी कि एक तरीके से अपने खुद के चांसेस आप किल कर रहे हो भाई टीम के लिए कर रहा है ना, ये एज अ कैप्टन जब आपको इतने पैसे दिए गए तो प्रेशर, मतलब वन डाउन और सेकंड डाउन आने में कितना ही फर्क है भाई। अगर लास्ट टाइम करा तो इस बार क्यों नहीं कर सकता। देखो बात क्या होती है, अगर पहला विकेट पावर प्ले में गिरता है यूजुअली, तो यू वुड वांट अ गाय जो कि आपको गारंटी दे रहा है उस टाइम पे। सोचेगा मार्करम आउट हो रहा है जो कि उस टाइम पे स्लो चल रहे थे गेंद से, पूरन जैसा अगर बंदा अभी आता है, लाइक आई थिंक वी कैन ऑल अग्री पूरन इज अ बेटर T20 बैटर देन पंत, ऑब्वियसली है ना। तो जितना वो बॉलें मैक्सिमाइज कर सकता है अपनी, उतना कंट्रीब्यूट करके देगा। इनफैक्ट अगर हम लोग लास्ट ईयर मिस्टर गोयनका के इंटरव्यूज भी देखें तो उन्होंने जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी अपनी जस्टिफाई करी है इस बार, वो इसी बेसिस पे करी थी कि यार हम लोगों ने अपने एनालिस्ट के साथ बैठा एंड हमने देखा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टीम में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके दे रहे हैं, जिसके चलते इंडायरेक्ट शॉट था केएल राहुल के ऊपर, तो उसमें पूरन वन ऑफ द टॉप रिटेंशन से, इसीलिए उन्होंने उनको 20-21 करोड़ दिए जितने भी दिए। तो आई थिंक उस लाइन ऑफ थॉट को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन इट। प्लस पंत इंडिया के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिडिल ऑर्डर में ही खेले हुए, तो इवन इन टेस्ट मैचेस एंड ओडीआईज भाई, ये तो टेस्ट ओडीआई तो डिफरेंट सीन हो गया ना। सो T20 ले लो, अपार्ट फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप, तो वो सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट वहां पे था कि नंबर नहीं खेल रहा है, क्योंकि पीपल आर नॉट यूज्ड टू सीइंग हिम इन दैट जर्सी एंड दैट नंबर। तो इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर ऋषभ पंत, तभी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी के लिए कि मैं रन नहीं मार पाया। अगर टीम के लिए बेटर डायनामिक सूट कर रहे हैं, व्हिच क्लियरली शोड भाई, पूरन ने जो इनिंग्स खेली है वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स अभी तक की, तो क्लियरली इट वर्कड फॉर द टीम। अच्छा पूरन आते हैं, इसके बाद क्या होता है, अगले 4 ओवर की बातें करते हैं हम लोग। विपराज जो है उनकी पटाई करना शुरू करते हैं विद द टर्न स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग, भाई विकेट बहुत ट्रू सरफेस था ये, व्हिच इज व्हाई दिस विल बी अनदर क्रिटिसिज्म ऋषभ पंत कैप्टेंसी। सेकंड इनिंग में जब आप 4 स्पिनर खिला रहे हो तो मतलब अगर आप पहले ही पावर प्ले में पहली 10 बॉल में 2 विकेट निकाल दे रहे हो ना, और उसके बाद भी टीम चेस कर देगी 200, तो आप कितना भी कह लो कि विकेट में बॉल ग्रिप कर रही थी, टर्न हुई थी, इसलिए हमने स्पिनर्स लाए थे, ये कितनी बार आप देखते हो। एक तो ना आजकल हम लोग का, आई थिंक हम सब स्ट्रगल करते हैं इस चीज में, हमारा परसेप्शन ऑफ T20 गेम थैंक्स टू दी आईपीएल इतना बदल चुका है कि राइट नाउ अगर एक टीम इतने विकेट खोने के बाद भी 200 चेस कर दे, आज से 3 साल पहले अगर ये होता ना तो लोग कहते हैं क्या बढ़िया विकेट बना के दिए। अभी लोग कह रहे हैं यार बड़ा फंसा हुआ विकेट था कि 9 विकेट गिर गए। वो परसेप्शन चेंज हो गया बहुत। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 200 चेस कर ले रहे हो किसी विकेट पे, इट इज स्टिल अ ग्रेट विकेट टू बैट ऑन। नहीं, ओवरऑल मैच के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी विकेट थी भाई, 100% अच्छी विकेट थी यार। तो इनफैक्ट अगर आप स्पिनर्स को भी देखोगे, सिंगल स्पिनर्स डिड नॉट इवन गेट दैट अमाउंट ऑफ टर्न। सो शहबाज का आपको जो सबसे ज्यादा टर्न करी थी वो परहैप्स आप शहबाज की बोलोगे जो लास्ट ओवर की पहली बॉल थी, जैसे मोचल कंप्लीटली बीटन हो चुके थे। बाकी स्पिनर्स को तो टर्न मिलता ही मिलता रिगार्डलेस ऑफ विकेट, तो दैट वाज नथिंग न्यू। हालांकि पूरन जो है पिटाई करते हैं, एंड विपराज बीइंग क्लेवर ही कंटिन्यूज टू बॉल विद दैट फ्लाइट इन द स्लॉट। पूरन एक शॉट मिस करते हैं, इसे हमने चहल से बहुत देखी होती है। समीर रिजवी क्या छोड़ देते हैं भाई। समीर रिजवी को बहुत हाइप मिली है थैंक्स टू दी आईपीएल, चेन्नई से बहुत एक्सपेंसिव भी गए थे, बट अभी ही इज नॉट हेल्पिंग हिज केस। कहाँ एक टाइम पे बोला जा रहा था कि धोनी की जगह इनको रिटेन करना चाहिए एज एन अनकैप्ड प्लेयर। ओह यस। और उससे पहले जब दिल्ली में आए थे हमने उनको लाइनअप में रखा था, क्योंकि आपको बड़े बड़े नाम भरने भी है, मतलब ये कहते हैं 5-6 करोड़ में तो गए हैं समीर रिजवी इस बार, तो बड़े नाम रखने भी आपको। और उसके बाद लोग कह रहे थे अरे वो बॉलिंग भी डालते हैं, तुम लोग जानते नहीं हो डोमेस्टिक में कितनी अच्छी बॉलिंग रिकॉर्ड है उनका, बट यहाँ पे हैड अ गेम टू फॉरगेट। क्या होता है बेसिकली जो अगले 4 ओवर में यहाँ पे 53 रन आते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट अब 13 रन्स 13.1 रन्स पर ओवर, 13 समथिंग लाइक दैट, 13.25 रन्स पर ओवर के हिसाब से आप चल रहे हो।
अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा की फैक्टर क्या था, देखो आपने जो है एक एंड से विपराज लगा रखे थे, एक एंड से कुलदीप यादव लगा रखे थे, बेसिकली बॉल दोनों तरफ टर्न हो रही है, बट बिकॉज एक राइट और एक लेफ्टी स्ट्राइक पे थे, मनोवरिंग बहुत आसान हो गई। तो आप कितना भी क्रिटिसाइज करो कि यार लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं, बट उसके कुछ फायदे तो हैं, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है, वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा था हम लोगों को। जब दोनों स्पिनर्स को आप डोमिनेट कर पा रहे हो दोनों एंड से ना, तो रिस्ट स्पिनर इज विकेट टेकिंग ऑप्शन, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है, उसकी आपको तारीफ करना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग देखें अगले 5 ओवर की बातें करते हैं, ठीक है, 170 पे 4 विकेट हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर। यहाँ पे कुलदीप यादव जब ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आते हैं, अल्टीमेटली मिचेल मार्श जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आई वाज थिंकिंग कि 100 होनी चाहिए थी भाई, एटलीस्ट इस मैच से 100 होनी चाहिए, इस पूरे मैच से एक तो 100 होनी चाहिए थी। आई थिंक वो वहां पे मिस आउट कर गए, बट ऋषभ पंत 0 आउट हो जाते हैं आफ्टर बिट ऑफ प्रेशर। कुलदीप यादव जिनकी बहुत ही अच्छी बनती है उनसे, क्या लग रहा है भाई पंत को लेके कुछ प्रेशर है? आई थिंक सो, प्रेशर तो है, अनस्पोकन प्रेशर है। अनस्पोकन वैसे हमें लग रहा है कि हाँ पता गोयनका साहब ने पहले बोल भी दिया हो, बट एज ऑफ नाउ इट डज सीम लाइक भाई कि अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड प्लेयर एवर हो, तो वो प्राइस टैग का प्रेशर तो होता ही है, चाहे आप उसको कितना भी कह लो। हमने थ्रू आउट हिज इंटरव्यूज बिफोर मतलब एंटरिंग इनटू द आईपीएल कितनी बार ऐसा था गोयनका साहब के साथ वो बैठे हुए थे और लगातार वो कह रहे थे कि प्राइस टैग का मैं तो वैसे प्रेशर लेता नहीं हूँ, ऐसा मेरे पे इफेक्ट नहीं होता। और फिर जब भी उनसे पूछा जा रहा था कि इस बार क्या एलएसजी अच्छा करेगी, उनका हमेशा रिएक्शन थोड़ा ऐसा था कि अभी हमें टीम के साथ घुलना मिलना है, पहले सेटल होना है, उसके बाद देखेंगे इसके बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा एनवायरनमेंट रहे टीम का। तो आई थिंक स्टार्टिंग से थोड़ा सा तो वो एक थोड़े डिफेंसिव उसमें थे, मतलब माइंडसेट में। एंड मतलब इट इज वेरी फेयर ओनली कि इतना बड़ा पैसा मिलता है, आपको इतना प्रेशर आता है, तो आप थोड़ा डिफेंड करने का ट्राई करते हो अपने आप को। बट ये है भाई, ये मैच हारने के बाद भी आई डू थिंक बहुत प्रेशर होगा उनके ऊपर। वो जो सीन है मतलब है बस उसे डूबेस है, बात करेंगे उसकी। बट क्या होता है ना बेसिकली यहाँ पे जब स्टार्क इवेंचुअली पूरन को आउट करते हैं, उसके बाद से टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज थोड़ी रन रेट जकड़ में आने लगती है, विच इज वैसे 53 रन ही है इस फेज में भी। एक्चुअली में यू कुड हैव मैक्सिमाइज्ड इट टू ओवर 60 रन्स, बट पिछले फेज में अगर आप 13 रन पर ओवर से मार रहे हो रन रेट से, यहाँ पे आप 10 पे आ गए हो करके, 10-11 पे आ गए हो, तो एक फॉल देखने को मिल रहा है क्लियरली। A lot has to be done with the fact कि मार्श एंड पूरन जो कि 2 फॉर्म में लग रहे थे बैटर्स, वो आउट हो जाते हैं एंड मिडिल ऑर्डर फेल्स टू फायर। तो अब यहाँ पे फिनिशिंग आपकी ऑलरेडी वीक है, ऊपर से आपका मिडिल ऑर्डर भी अगर नहीं चल रहा तो एलएसजी फिर प्रॉब्लम में आ जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, एक तो जो ओवर की मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूं यहाँ पे, पूरन ने 28 रन पिटाई करी थी। पूरन ने जो फिनिशिंग करके दिखाई है आज के मैच में, एवरी शॉट दैट ही एग्जीक्यूटेड। अच्छा ये भी एक बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरन अगर नंबर 3 पे पूरा आईपीएल में खेलने वाले, कैन ही बी अ डार्क हॉर्स फॉर द ऑरेंज कैप? आई थिंक ये है एक और डार्क हॉर्स मुझे पंजाब वाली गेम के बाद मिले, श्रेयस अय्यर भाई जेन्युइन लग रहा है उनका भी इस बार। पूरन का ऑरेंज कैप के लिए हो तो सकता है भाई, जिस तरीके से उनका लास्ट सीजन भी गया था और तब तो नीचे बैटिंग करने आ रहे थे। यहाँ पे नंबर 3 पे बैटिंग करने आएंगे, T20 फॉर्मेट को काफी स्पेशलाइज कर रहे हैं इस टाइम पे, वन ऑफ द मोस्ट लीथल प्लेयर्स राइट नाउ इन T20 क्रिकेट। हो सकता है भाई, आई थिंक शाउट है गोइंग फॉरवर्ड, हो सकता है डार्क हॉर्स वाला रहेगा एक। प्लस मतलब एलएसजी की ओपनिंग मुझे इतनी ज्यादा फॉर्मिडेबल लग रही है कि हर मैच में पूरे पावर प्ले पे एक भी विकेट नहीं गिराया, तो बैटिंग जल्दी आ जाएगी। मेन पॉइंट इज, अभी हमने ये बात तो करी पूरन की, बट जो 28 रन मारे वो कहाँ मारे, वो स्टब्स के ओवर में मारे। अस्टर्स बॉलिंग क्यों कर रहे हो उस टाइम पे? अक्षर पटेल और विपराज दोनों के ओवर्स बचे हुए थे, बट क्योंकि 2 लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पर हैं, तो आपने दोनों के बॉल टर्नों के अंदर आते आपने दोनों से बॉलिंग कर दी। आई थिंक अक्षर पटेल ने अपने ही टैलेंट को डिसर्विस दी है बाय नॉट बॉलिंग हिमसेल्फ। ही वाज बॉलिंग रियली वेल, उनको वहां पे बॉलिंग करनी चाहिए थी। अपने जबरदस्ती स्टब्स की ऑफ स्पिन वहां पे ले गया क्योंकि उनकी बॉल टर्नों के बाहर निकलती है। दिस इज वेयर द लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैचअप्स डोंट वर्क। अभी हमने तारीफ भी करी थी, अभी क्रिटिसिज्म भी है कि जस्ट बिकॉज एक बंदे की बॉल टर्न होकर बाहर जा रही है डज नॉट मीन कि आपसे उसको ले आओगे, इवन दो इज अ पार्ट टाइमर। बाय नो मींस स्टब्स इज एन ऑलराउंडर भाई, ये परसेप्शन में हटा देना चाहता हूं। अक्षर पटेल इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स इन लिमिटेड ओवर्स राइट नाउ। उनको आपको बॉलिंग करानी चाहिए थी, ही वाज नॉट देयर। खुद कप्तान ने भी नहीं करा। विपराज आप ट्राई कर सकते थे, उनसे बॉलिंग नहीं करें। तो यहाँ पे आई थिंक वही 1 सेकंड उन्होंने खुद ही कह दिया कि यार ये हार्डर डिसीजन में से एक्सपेक्ट करते रहे, तो अब मैं क्या ही बोलूं, बट इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल।
जबरदस्ती का ओवर कराया गया था, मोमेंटम वहां से फालतू 53 रन था उसमें से 28 रन स्कोर में आए। हाँ मतलब मेरे हिसाब से देखने में ऐसा है कि अगर यहाँ पे 10 भी रन कम आए होते, मान लो 28 रन आए होते, तो फिर लास्ट का चेस कितना इजी हो जाता है। एग्जैक्टली, इतना डीप जाता ही नहीं। क्लोज गेम्स इसीलिए बनते हैं ना, क्योंकि अब एक रन और जजमेंट हो जाता है बीच में। बाय द टाइम जो आखिरी के 5 ओवर आ रहे थे, तब तक जो है स्टार्क और कुलदीप का एक ओवर बचा हुआ था, एंड मुकेश, मोहित और अक्षर पटेल के 2 ओवर बचे हुए थे। तो ऑप्शंस अवेलेबल थे, maybe not the best options that you would want at disposal for the death overs, क्योंकि स्टार्क का सिर्फ एक ओवर बचा हुआ था। बट आई थिंक तब तक जो सिचुएशन थी उसकी डिमांड ही ऐसी थी कि you had to use them before। तो मैं यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं दूंगा अक्षर पटेल को। आखिरी के जो 5 ओवर आते हैं, तो आपके पास स्टार्क का सिर्फ एक ओवर बचा हुआ है, आपको स्पिनर से बॉलिंग करानी ही पड़ेगी पावर प्ले में, सॉरी आखिरी के 5 ओवर में। उसके बाद भी आपने सिर्फ 39 रन। माइंड यू, नटराजन इस मैच में नहीं खेले, ये भी बहुत बड़ा टॉप पॉइंट है। नटराज खेले तो हैं, बट दैट मींस नटराजन बाहर हुए टीम से। तो क्या नटराजन अब क्या नहीं खेलते देखेंगे, क्योंकि वंस अगेन डीसी ने टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज करा, विच इज द राइट डिसीजन टू गो विद। बट नटराजन जैसे बॉलर को अगर आप मिस आउट कर रहे हो, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आई वुड इवन गो एज फास्ट से कि हम मुकेश एंड नटराजन का भी स्वैप देख सकते हैं। तो काफी लोग यही कह रहे हैं कि नटराजन आएंगे तो मुकेश की जगह आएंगे। विपराज को बाहर करना तो बहुत डिफिकल्ट है भैया, प्लस टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है ना। तो है भाई, क्योंकि मुकेश को ना सी इट्स वो है कि अब वो डीसी के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, तो हम रिलेट करते हैं उनको वहां से, तो एक वो भी बॉन्डेज बन जाती है। बट आई स्टिल थिंक नटराजन जो स्किल सेट लेके आ रहे हैं, हाँ 2 लेफ्ट आर्म पेसर हो जाएंगे टीम में, लेकिन इट इज स्टिल वर्थ इट इन माय ओपिनियन। एक ये ऑप्शन है जिसकी तरफ मैं चाहूंगा कि डीसी देखे, अगर मुकेश परफॉर्म नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स परफॉर्म करें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक पॉसिबल स्वैप हो सकता है जो कि आप देख सकते हो आगे जाके। जो ये आखिरी के 5 ओवर थे ना, मोहित जो है, मोहित शर्मा वंस अगेन, लास्ट सीजन वाज नॉट गुड, हमने देखा था। इनफैक्ट उन्होंने डीसी के अगेंस्ट रिकॉर्ड बनाया था जो कि आर्चर ने तोड़ा अभी, 70 समथिंग रन खाए थे 4 ओवर में। बट 2023 का सीजन वाज लेजेंडरी, एंड अगर वो इसी नोट पे कंटिन्यू कर सकते हैं तो डेथ बॉलिंग में बहुत हेल्प होने वाली है डीसी की। ये इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। मतलब 23 में भी जब उनका सीजन इतना अच्छा गया था, आई रिमेंबर एवरीवन सेइंग कि यार सब लोग बहुत खुश थे उनके लिए, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, आउट ऑफ नोवेयर आके उन्होंने इतना लेजेंडरी सीजन प्रोवाइड कर दिया जहां पे पर्पल कैप भी जीत सकते थे एक टाइम पे। बट उसके बाद वो फाइनल वाली बॉल थी जहां पे हार्दिक पांड्या ने आके कुछ उनसे बात करी, वो खुद भी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल था, उसके बाद से नेक्स्ट सीजन में ही वाज नेवर द सेम। यहाँ पे स्टार्ट काफी अच्छी मिली है। अगेन इट वुड बी वेरी नाइस टू सी कि मोहित शर्मा बहुत अच्छा करे सीजन। मतलब मैं कह रहा हूँ मोहित शर्मा का भाई हो गया, मिलर ने जो आखिरी 2 ओवर में छक्के मारे, बस वो आप कह सकते हो थोड़ा बहुत की बहक गए विद द फ्लो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंट्रोल और डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया है डेथ बॉलिंग में, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सीजन गाय। मतलब मोहित शर्मा इज नो लॉन्गर अ यंगस्टर, वो एक सीजन एक्सपीरियंस्ड गाय बन चुके हैं। 15 का वर्ल्ड कप से खेलते आ रहे हैं, 15 का वर्ल्ड कप में भाई वो स्टार्टिंग इलेवन में होते हैं, कितने लोगों को याद है चीज, तो फर्क पड़ता है भाई। अक्षर कुलदीप वंस अगेन भाई शोइंग अस कि कितना अंडररेटेड स्पिन वो है। हम लोग नारायण और चक्रवर्ती की बातें करते हैं, हम लोग अश्विन जडेजा नूर अहमद की बातें करते हैं, बट अक्षर एंड कुलदीप अगर फिट हैं और खेल रहे हैं तो दे आर आल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग गोल्स। नेचुरली एक टॉकिंग पॉइंट है, कुलदीप यादव जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम अपने 100% पे नहीं लग रहे थे, ये मैच में 5 इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं, 2 विकेट भी लेते हैं, फाइनली बैक टू हिज बेस्ट। यार किसी का बेस्ट है वर्स्ट एक मैच से डिसाइड नहीं होता, तो वही मैं कहूंगा कि जैसे हम टीम्स के लिए कह रहे हैं 3-4 मैचेस का वेट करते हैं, उससे पहले कोई भी जजमेंट आना सही नहीं है। जैसे मानो श्रेयस अय्यर हो गए, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, तो यू कैन डिसाइफर कि हाँ मतलब अच्छा फॉर्म ही चल रहा है। बट एक मैच में इतना जल्दी कुछ आता है बदलता नहीं है। तो आई थिंक विद दैट बहुत ही अच्छा रोका था इन लोगों ने, एंड एलएसजी एनी डे शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 230-240। मतलब आर्ग्यू कर सकते हो बड़े आराम से कि जो स्टार्ट आपको मार्शल पूरे ने दिया था, इट इज अ मैसिव फेलियर। बट क्या ये मैसिव फेलियर एक सरप्राइज है? हमने टॉस में एक्सपेक्ट करना इस चीज को। मतलब आखिरी के जो 10 ओवर में इनका धीरे धीरे गेम रुकना स्टार्ट हुआ, वहां से आई थिंक बदल गया गेम। चाहे अक्षर पटेल को इसकी तारीफ भी कह दो कि उन्होंने पहले ओवर्स कराने स्टार्ट कर दिए, जिसके चक्कर में डेथ ओवर्स में लोग नहीं बचे। आखिरी के 10 ओवर में 100 रन भी नहीं आए भाई, ये तो भाई शेमफुल है, कुछ ज्यादा ही करना आफ्टर द स्टार्ट दे हैड। तो अब भाई मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप नंबर 7 नंबर 8 पे शहबाज और शार्दुल को रख रहे हो तो आपकी फिनिशिंग में इतने कुछ, मतलब लोग कह रहे हैं कि एलएसजी की बैटिंग बहुत फायर पावर है, बट वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बैटिंग ऑर्डर। तो यू आर रिलाइंग ऑन अ कपल ऑफ प्लेयर्स, लाइक मिलर भी अभी देखो फॉर्म अच्छा चल रहा है थैंकफुली, बट आईपीएल में इट्स बीन अ व्हाइल सिंस ही हैज बीन एग्जैक्टली
टू हिज ओन स्टैंडर्ड, मतलब उनका स्टैंडर्ड जिनको नहीं पता ना, वो पंजाब के मैचेस देखना चाहते हैं किस लेवल के प्लेयर थे। नहीं तो ऊपर हमने मिलर ले लिया, चलो फिर 1 डाउन पे पूरन ले लिया, ये दोनों अच्छा कर रहे हैं। ऊपर माकरम का वी डोंट नो भाई, बहुत ज्यादा मिलर नहीं, सॉरी हाँ मार्श ऊपर है, उनका अच्छा चल रहा है। जो मार्श मतलब वेरी अनरिलायबल, हाँ भाई मुझे भी ये लगता है। प्लस माकरम का वी नेवर नो भाई, बहुत हॉट एंड कोल्ड है। पूरन ये चल जाते हैं। पंत का अगेन गेट टू प्रूव राइट नाउ। मिलर पे आप तब भी कह सकते हो, तो लास्ट सीजन was not exactly very good for him, उससे पहले वाला it was good। तो exactly I don't get it कि लोग ऐसा भी क्यों कह रहे हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा बैटिंग लाइनअप है। I don't think concentrated भी है भाई, it is solely reliant on 2-3 players। क्या होता है ना, you have to hype up something, bowling को hype कर नहीं सकते कि तो at least बैटिंग को ट्राई करोगे करने का। That is what the narrative that media produces, यही हम देखते हैं। Anyway, second innings पे चलते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट मिलती है पहले की ही ओवर में, पहली 10 बॉल में मेरे ख्याल से 2 विकेट गिर चुके थे। शार्दुल ठाकुर भाई, मतलब क्या कहें भाई उस बंदे को। पहले ओवर में 2 विकेट ले लिए थे ना उसने। तो शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट ले लिए थे। एंड मैकगर्क को आउट करते हैं नाम भाई, मैकगर्क को आउट करते हैं। टिपिकल, मतलब मैकगर्क से भी हमने बहुत बार देख रखा है। ओवर पिच डिलीवरी है, बॉल करेक्ट नहीं होती, बैट जब अगर आपको दिख रहा है ना कि बैटर जो है वो स्लॉक कर रहा है और हाथों में ग्रिप में ट्विस्ट हो गया बैट, तो मतलब बैट बॉल बॉटम पे लगी बैट। मिस टाइम शॉट था, अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद अभिषेक पोरल आउट होते हैं। एंड अभिषेक पोरल से भी आई थिंक काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस साल, क्योंकि भारी ग्रुप भी नहीं खेलने वाले। नंबर 3 पे पोरल ने प्रॉमिस दिखाया था लास्ट ईयर, रिटेन हुए हैं। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट मैच से कुछ नहीं होता, बट ही विल बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर, क्योंकि अभी अगर नंबर 4 पे केएल राहुल भी आएंगे तो वो रन रेट को मेंटेन करके रखने का आई थिंक जो मेंटल होगा वो ज्यादा पोरल के ऊपर होगा। ऑल्दो मतलब भाई इस पूरे सीजन में अभी तक हमने, क्योंकि अब हो चुके ना शायद सबके एक मैचेस हो चुके हैं सारी टीम्स के। हाँ, तो कुछ जो प्लेयर्स हैं जिन पे एक वो था कि यार ये T20 फॉर्मेट के लिए एकदम फिट नहीं है, जैसे गिल ने जो पारी खेली उनकी बात करेंगे, उनने भी टेस्ट खेली थी। तो क्या पता भाई केएल राहुल भी आके इस बार कुछ नया दिखाएं। बिल्कुल, होपफुली यही होगा। एंड सिद्धार्थ को हम देखते हैं ओपनिंग करते हैं बॉलिंग की। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, आपके पास 2 ही पेसर है टीम में, एक पेसर डेब्यूटेंट है प्रिंस, तो आप अब स्पिनर्स को ट्राई करा रहे हो। अब ये एक परसेप्शन है कि इस विकेट पे परचेज मिल रहा था स्पिनर्स को, बट इतना कुछ खास ऐसा रियलिटी थी नहीं। ठीक है, अगर आपकी टीम में 4 स्पिनर्स है ना, तो नेचुरली विकेट भी मोर और लेस वही लेंगे। ओपनिंग 2 विकेट जो एक ओपनिंग मिली थी इनके बैटिंग ऑर्डर में, एक्सपोजिव हुआ था, वो तो शार्दुल ठाकुर नहीं करके दिए। तो इनिशियल ब्रेक थ्रूज तो पेसर से ही आए थे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो मेजर मेक इज अ टॉकिंग पॉइंट था ना, वो था रेकलेस बैटिंग का पावर प्ले में। क्योंकि जब अक्षर पटेल और फैफ डू प्लेसी को बैटिंग करते हो देखते हो, फैफ डू प्लेसी मोर पर्टिकुलरली यार आप 200 चेस कर रहे हो एक अच्छी विकेट पे, कोई बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट रहा नहीं आज के स्टैंडर्ड से, तो आपको इतना एक्सपोजिव होने का स्टार्टिंग से जरूरत क्या है अगर बैट पे नहीं आ रही है बॉल। तो आई थिंक वो मैच्योरिटी फैफ डू प्लेसी ने दिखाई थी। वेट फॉर द बॉल, जो आपके स्लॉट पे आएगी, जो आपके स्ट्रेंथ पे आएगी, उसको अटैक करना। जबरदस्ती हर बॉल को अटैक करने की क्या जरूरत है। मैकगर्क को चलो मानता हूं कि उसको रोल दे रखा है, बट एवरीवन एल्स डज नॉट मेक सेंस टू मी। मतलब स्पेसिफिकली मैं अक्षर पटेल से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि ऐसे सिमिलर टाइप की पारी तो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में खेली हुई है भाई, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, जहां पर उनको स्टेबलाइज करना था थोड़ा, एंड देन ही स्टार्टेड फायरिंग 200 का टारगेट एज यू राइटली पॉइंट आउट। मतलब जब ऐसा था कि चलो 210 टारगेट चेस करना है, तो इट वाज लाइक कि अच्छा ये चेस हो जाएगा भाई, वैसे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। दिग्वेश के तो भाई पूरा नारायण पीछे से लोड अप करके जो आता है, पूरा नारायण वाला एक्शन है। हालांकि सामने आते आते अपनी बॉलिंग स्ट्राइक मारते थे, उनका आर्म जो दोबारा आ जाता है नेचुरल अपने एंगल पर, बट जो इनिशियल उनका रन अप है वो पूरा नारायण जैसा लगता है। अक्षर पटेल को उन्होंने स्लॉक स्वीप पे आउट करा है, डीप मिड विकेट वहां पे प्लेस में था, तो अक्षर पटेल ने ईगो पे खेला ये शॉट। उनको पता था कि डीप मिड विकेट है, फिर भी मैं विद डाउन मारूंगा, क्या जरूरत है भाई। मतलब ये वही है ना कि आई थिंक अक्षर पटेल का जो रिएक्शन था उससे वो लग भी रहा था कि वो डिसअपॉइंटेड कि कैसे विकेट उन्होंने थ्रो करा। Did not make sense to me. Faf du Plessis was the most mature guy in the power play. ये मुझे देख के अच्छा लगा। बट जो अगले 5 ओवर तो उसकी बातें करते हैं, यहाँ पे 30 रन ही और बन पाते हैं सिर्फ, तो 6 रन की इकोनॉमी से आप खेल पा रहे हो। Faf du Plessis यहाँ पर अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं। तो the one guy that was supposed to steer you through, जो कि शायद लाइनअप में खेलते भी नहीं का हैरी ब्रूक होते हैं यहाँ पे, वाइस कैप्टन है, वो आउट हो जाते हैं।
एंड स्टब्स एंड आशुतोष ये अब पेशेंटली बिल्ड करना शुरू करते हैं। अब इस मोमेंट पे अगर स्टब्स और आशुतोष थोड़ी बॉल्स कंज्यूम कर भी रहे हैं ना, तो दे आर टोटली जस्टिफाइड इन डूइंग दैट, क्योंकि टारगेट वंस अगेन कोई बहुत ज्यादा एबनॉर्मल अनचेजेबल नहीं है, प्लस 5 विकेट गिर चुके हैं। 88 for 5 अगर आप हो जा रहे हो एट द एंड ऑफ 10 ओवर्स, तो फिर वो जनरली थोड़ा है भाई कि अब आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, टेक द गेम डीप, व्हिच इज व्हाई अगले 5 ओवर में हम देखते हैं कि 60 रन आते हैं। नाउ यू सी अ राइस, डबल रन हो गए। क्यों हुए? बिकॉज अब स्टब्स जो है वो ऑनस्लॉट चालू करते हैं, सिद्धार्थ की पिटाई करते हैं वहां पे उस टाइम पर, विपराज आते हैं, जब स्टब्स आउट हो जाते हैं अल्टीमेटली वंस अगेन भाई प्रेशर बिल्ड कर रहा था, आशुतोष एक इनको होल्ड करके चल रहे थे, स्टब्स हैड टू गो आउट, इन दैट प्रोसेस गिव्स हिज विकेट। विपराज आते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बिश्नोई को छक्के लगाए भाई, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिज क्वालिटी। मतलब आपने कवर्स के ऊपर से ओवर पिच डिलीवरीज को बिश्नोई की विद द टर्न छक्के मारे, 2 छक्के तो लगातार मारे थे। अगर एक बंदा अपना डेब्यू कर रहा है आईपीएल में, और बिश्नोई जो कि अभी एक साल पहले तक वन ऑफ मतलब उनके शाउट्स थे कुलदीप यादव की जगह उनको खेलना चाहिए, इतने उनके स्टेक्स आए थे, उसके बाद आपने आते ही छक्के मारे ना 2 ऐसे, तो क्लियरली क्वालिटी दिख रही है। मतलब आई थिंक आशुतोष एंड ऑन द अदर हैंड शशांक, क्योंकि दोनों पंजाब से खेले हुए हैं, निकले वहीं से एकदम से, दोनों की एज है अच्छी खासी, मतलब ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स हैं एग्जैक्टली ये लोग, तो आई थिंक वो मैच्योरिटी है उनके गेम प्ले में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लास्ट ईयर हम देखा पंजाब के लोग कैसे कैरी कर रहे थे, यहाँ पे डीसी पे आके वो अपना डेब्यू कर रहे थे, तो भी मतलब भाई ऐसी प्रेशर सिचुएशन में ऐसा डिलीवर करना, मतलब भाई आशुतोष ने जो करा सो करा, वो तो बात करेंगे हम लोग। विपराज बहुत अंडररेटेड, बहुत बढ़िया, मतलब बीच में मोमेंटम उन्होंने ही बना के दिया एक्चुअली, जिसके ऊपर आशुतोष बिल्ड कर पाए। एंड शहबाज आते हैं इस फेज में, आई थिंक 14-15 ओवर में आते हैं वो, एंड मुझे इतना इरिटेशन होता दिख गया कि इसीलिए प्रॉब्लम है ना, अब सिर्फ 2 पेसर खिलाओगे ना तो यही प्रॉब्लम है। प्रिंस को आप जो है अगर अभी बॉलिंग करा दोगे तो डेथ ओवर्स के लिए ज्यादा रन बचेंगे, अभी नहीं कराया तो फिर आपको स्पिनर्स को फीडिंग करना पड़ेगा, स्पिनर्स की वैसी पिटाई हो रही है। तो एक जो वन सेकंड परसेप्शन था कि स्पिनर्स जो है बहुत परचेज मिल रहा था, एक्चुअली में मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की वजह से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स डीसी, अगर आप लॉजिकली देखो तो, विच इज वाई आखिरी के 5 ओवर तक आते आते गेम हमें थोड़ा दिखने लग गया था भाई कि अब रन रेट 12-13 के आसपास के रिक्वायर्ड है, अगर ये दोनों बैटिंग कर जाएंगे तो डीसी निकाल लेंगे गेम यहाँ से। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विपराज प्लेइंग दैट एग्रेसिव रोल, कितने मारे उसने 40 समथिंग मारे, 20 39 of 15 ना, क्रेजी भाई, कितना ऑलमोस्ट 200 से 250 की स्ट्राइक रेट है। तो यहाँ पे विद दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपको अल्टीमेटली विकेट कभी ना कभी तो आने था, 1 बॉल हैज और नहीं, तो वहां पे दिग्वेश जो है वो विपराज को आउट कर देते हैं, जो दोनों हमारे डेब्यूटेंट्स थे यहाँ पर, और जो टेल आती है उसके बाद एक्सपोजर शुरू हो जाती है, मिचेल स्टार्क आते हैं, कुलदीप यादव आते हैं, बीच में एक ब्रीफ फेज होता है जहाँ पे रन्स रुक जाते हैं, लगता है कि एलएसजी वापस जकड़ रही है गेम, बट उसके बाद से आशुतोष ने जो ऑनस्लॉट शुरू करा है, मैंने एक स्टैट नोट किया था, आशुतोष ने आई थिंक पहले कुछ 11 बॉलों पे 20 बॉल पे 20 रन बनाए, स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लो, अगले 11 बॉल में 46 रन बनाए, 11 बॉल में 46 रन, मोर देन 4 रन एवरी बॉल, क्या चल रहा है? आई थिंक बहुत मैच्योर इनिंग्स थे एक्चुअली में, मतलब जेन्युइनली बहुत ज्यादा मैच्योर इनिंग्स थी। एक टाइम पे लोग सोच रहे होंगे यार ऐसा नहीं है आप 150 चेस कर रहे हो कि आप 20 बॉल में 20 रन बना के बैठे हुए हो, बट वो मतलब वो सिचुएशन डिमांड ही वही कर रही थी उस टाइम पे कि एक बंदा टिक जाए भाई, और उसके बाद एंड में आप कंटिन्यू करके मार लोगे। बिश्नोई की यहाँ पे पिटाई होती है, ही क्लियरली डिड नॉट हैव अ गुड गेम, ठीक है, इसके तो कोई दो राय है ही नहीं, बट प्रिंस की जो पिटाई होती है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, और ऋषभ पंत, क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग क्यों नहीं करेंगे। अब ये डिसीजन ऐसे होते हैं जिसपर आपको कप्तानी पे क्वेश्चन करना पड़ता है। मतलब आप 2 पेसर लेके गए थे और उसमें से एक ने 2 ही ओवर डाले, 6 ओवर ऑफ पेस टोटल यूज है ऑन अ पार्टनर विकेट विद ड्यू, मेक इट मेक सेंस। क्रिकेट के बेसिक्स से ही ये सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से, तो आई थिंक ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा वो एक्स फैक्टर के चक्कर में शायद चले गए, एंड डेब्यूटेंट को वो रोल देना इट वाज बहुत ही अनफेयर था उस बंदे के ऊपर, मतलब मैं तो इतना कहूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब लास्ट शो तक हम लोग पहुंचते हैं, अल्टीमेटली शहबाज को ओवर मिलता है। वन सेकेंड, बियॉन्ड में कि आप शहबाज को ओवर क्यों लोगे, इसकी बात करेंगे भाई। पहली बॉल पे वो स्टंपिंग छूटती है, अब वो स्टंपिंग के लिए काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई थिंक इट वाज अ बिट टफ आल्सो, ओके, पैड पे डिफ्लेक्ट हुई थी वो, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ट्रैजेक्टरी वैसी नहीं थी, टेक था नहीं विकेट कीपर के लिए, विच इज उन्होंने फिर डीआरएस लिया ना एलबीडब्ल्यू के लिए, वो भी मिस हो गया था। तो है वो हार्श है बहुत ज्यादा,
अगर हम बोले कि बहुत ही सिंपल था जो कि पकड़ना चाहिए था, बट वही आजकल स्टैंडर्ड जैसे बने हुए हैं कि अगर ये मैच अल्टीमेटली हार गया तो क्रिटिसिज्म पड़ेगा। वही बात है। हाँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोहित शर्मा समहाउ जो है सिंगल निकालते हैं। आशुतोष ने बाय द वे उस ओवर से पहले जब चौका मार दिया था, मुझे ये भी लगता है कि अगर आशुतोष ने सिंगल लिया होता तो बेहतर होता, और अगर उस चौके के चक्कर में मोहित शर्मा आउट हो जाते तो अभी जो तारीफें हो रही ना वो लोग गाली भी देते हैं। मतलब आई थिंक एंड में गेम इट वाज नॉट अबाउट कि आप कहीं से ओवर निकाल दो। एंड में लग रहा था भाई कि अब तो एक टेल एंडर है, वो भी मोहित शर्मा है भाई, जिनका बैटिंग बिल्कुल ही वैसी नहीं है। इट इज अबाउट कि टेक द विकेट। अगर आपने विकेट ले लिया वहां से एकदम ही गेम खत्म है। प्लस मोहित शर्मा स्ट्राइक पे थे तो बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होगा भाई साहब। जैसे आशुतोष शर्मा ने एंड में आके बोला है कि मुझे पहले से पता था मोहित भाई सिंगल ले लेंगे कुछ ना कुछ करके। आई डोंट थिंक इतना इजी था वो एक्चुअली में। वही ना, अगर बाय चांस ही हार जाती डीसी तो लोग कहते हैं कि आशुतोष ने कैलकुलेट सही से नहीं करा। तो वही है, इतना फिकल नेचर होता है सोशल मीडिया को नैरेटिव्स का कि अगर ये गेम बाय चांस हार गए तो यही जुनिंग बहुत अच्छी लगी हमें, ये खराब हो जाती। अल्टीमेटली आशुतोष गेट्स द स्ट्राइक, स्लॉग्स इट ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एंड भाई दिस वाज अ मास्टर क्लास इन फिनिशिंग। आई थिंक लोग याद रखेंगे भाई इस इनिंग्स को। ये मतलब दिस इजीली ट्रम्प्स ऑल हिज कंट्रीब्यूशंस फॉर पंजाब। उसमें भी शशांक को आई थिंक पिछले साल थोड़ा ज्यादा रिकॉग्निशन मिला था, बट यहाँ पे जो उन्होंने करके दिखाया है सिंगल हैंडेडली, अब वन मैन आर्मी वाली बात हुई है यहाँ पे। केविन पीटरसन ने कहा है ना कि मैं अंदर भी सबसे यही कह रहा था कि एज लॉन्ग एज आशुतोष इज बैटिंग द गेम इज नॉट ओवर। जिस तरीके से उन्होंने खेला है भाई साहब, एज आई पॉइंटेड आउट बिफोर ऑल्सो, काफी मैच्योर इनिंग्स थी। प्लस एंड में आके भाई नॉट आउट रह गए, अगर अपनी टीम को ऐसे टाइप का गेम जिता रहे हो, वो भी आप स्टार्ट ऐसा कर रहे हो, मतलब अक्षर पटेल की कैप्टनसी के अंडर प्लस डीसी के अंडर, डीसी में पहला गेम ही आप ऐसा जीत जाते हो तो आपको कितना मोटिवेट करेगा आगे के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर एलएसजी पहले ही मैच हार जाती है डिस्पाइट सो मच प्रेशर, उसके बाद फिर वो आगे की सीजन के लिए क्या वो अच्छी चीज है क्या वो गंदी चीज है। बिल्कुल सही बात है ये। और एक्चुअली कमिंग टू द नैरेटिव्स आफ्टर द गेम, जो हमें वो कॉन्वर्सेशन दिखती है पंत एंड गोयनका साहब के बीच में, क्या है उसके बारे में? आई थिंक दो टाइप की चीजें आई हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो फोटोज देखी थी इट सीम लाइक अ सीरियस डिस्कशन। वो तो एआई ने बना रखी थी। नहीं भाई क्या बात कर रहे हो यार, एआई ऐसी थोड़ी फोटो बना देगा। टीवी पे वो था उसका, एक तो एआई ने बनाई है, बहुत पॉपुलर हुई है, फेक इमेज है। अच्छा मैं जो देखी थी उसमें किसी बंदे ने टीवी की फोटो ले रखी थी, तो उसमें मतलब स्टार्टिंग में इट सीम लाइक इट वाज अ सीरियस डिस्कशन, क्योंकि पंत भी हंस नहीं रहे थे। और फिर बाद में मैंने देखा कि एलएसजी के हैंडल ने भी काफी वीडियोस डाल रखी है, उसमें कहा है कि गोयनका मतलब भाई संजीव गोयनका विद वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट ऐसे करके उन्होंने करा है। इवन बाद में आकर उन्होंने ड्रेसिंग रूम में आकर बोला मैंने काफी पॉजिटिव्स मिले हमें इसमें, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था बट काफी पॉजिटिव्स भी हैं इसमें, बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। आई डोंट नो पॉजिटिव्स क्या है बट पॉजिटिव थे भाई। पावर प्ले में जो उन्होंने कहा सही कहा, पावर प्ले में जो दोनों बैटिंग और बॉलिंग के साथ जो करो तो अच्छा ही था। हाँ वैसे भाई हाँ स्टार्ट तो दोनों की बहुत अच्छी थी, फेयर पॉइंट। हाँ बट मतलब जो वो टॉकिंग पॉइंट है पूरा ही क्या बातें हो रही थी उनके बीच में, आई डोंट थिंक पहले मैच में कुछ ऐसा बोला होगा ऋषभ पंत को, क्योंकि नहीं बात ये नहीं है मेरे हिसाब से कि बोला ही नहीं बोला। मुझे पता क्या टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए, मुझे लगता है ऑनलाइन की क्या ये होना भी चाहिए अभी। मुझे लगता है अगेन ये वो चीजें जो कि आप भाई व्हाई डू यू वांट टू शो इन पब्लिक, क्या आप ऐसी बातें कुछ भी बात हो रही है, मतलब व्हेन यू नो यू हैव अ रेपुटेशन तो उसके बाद आप क्यों दिखाना चाह रहे हो कि अच्छा मैच के दोनों बाद आप बात कर रहे हो। आई थिंक एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि संजीव गोयनका जो है वो तो शाय भी नहीं कर रहे, कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व होता हूँ और हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस। वो चीज क्लियरली दिख रही है क्योंकि आप अभी तक आपने हर टीम का एक मैच देख लिया और किस टीम के ओनर जो है वो अपने कप्तान से ऐसे जो है पवेलियन के सामने से बातें कर रहे हैं। मतलब मैं वही कहूंगा कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, ही वुड डिमांड रिजल्ट्स। नहीं वो तो उन्होंने पैसा लगा, उनकी टीम में जो करना करें, लेकिन इससे रिजल्ट यूजुअली आते नहीं। हाँ बस प्लस जो ऋषभ पंत की कप्तानी थी बहुत ब्लेटेंट मिस्टेक्स थी उसके अंदर, इसलिए हो सकते कुछ बात करनी भी होने, बट आई वुड अगेन से कि यार ये सब चीजें अंदर जाके भी हो सकती है, मतलब यू हैव टू वेट 15-20 मिनट्स फॉर दैट, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेट करना आपको। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आप थोड़ा अंदर जाके बात कर लोगे तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी नहीं है बिल्कुल। हाँ हो सकता है कि कोई अच्छी बात ही बोल रहे हो, लेकिन अभी जब आपको पता है कि नैरेटिव्स कैसे बनते हैं और उन नैरेटिव्स की वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे खराब होता है,
you are not helping your case. On the other hand, talking about Rishabh Pant's poor captaincy, Ambati Rayudu had a few words to say. And उनने कहा कि I think उनने MS धोनी से सीखा है. जैसे MS धोनी एंड में आता था डेथ ओवर्स में भी स्पिनर्स को पकड़ा देते थे, वैसे ऋषभ पंत ने ट्राई करा. एंड उनने कहा कि इस बार एक्चुअली में उनके स्पिनर्स ने उनको लेट डाउन करा है. इट वाज नॉट एक्चुअली ऋषभ पंत्स फॉल्ट. अभी एक और रील आई है इसमें क्रिकेट इन्फो की रील, इसमें उनसे पूछा गया था कि भाई कि रिएक्ट व्हेन यू हियर अ बेटर सिक्स हिटर. क्रिस गेल पे करा ना उन्होंने, नहीं करा. क्रिस गेल में मे भी कहा भाई. हाँ, उससे पहले डिविलियर्स, युवराज, रोहित शर्मा सबका है भाई. थोड़ा फैन बॉयज़म तो बहुत ग्लेजिंग भाई साहब है, क्लियरली है बहुत ज्यादा. एंड थोड़ा इरिटेटिंग भी होता है व्हेन यू एवरीथिंग इज अबाउट वन गाय. ऐसा तो नहीं है. मतलब यहाँ पे भाई MS धोनी यहाँ पे आ भी कैसे सकते हैं, वो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यहाँ पे भी MS धोनी आप यहाँ पे गए. प्लस उनसे वो गायकवाड़ का पूछा है कि स्ट्रेट ड्राइव जो है, कवर ड्राइव जो है, उनने MS धोनी से सीखी थी. भाई क्या लगता है इसमें कितना सच है? धोनी से कवर ड्राइव, धोनी से आप कोई भी शॉट क्यों सीखोगे अपार्ट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर शॉट? धोनी इन हिज ओन वर्ड्स इज द मोस्ट अनकन्वेंशनल बैटर ऑफ दैट जनरेशन. तो आप सीखते तो टेक्स्ट बुक चीजों से हो. पता नहीं भाई सीखा भाई रायडू का. प्लस हमने जनरली बात करी अपने लाइव स्ट्रीम में, ये जो पूरा IPL का थीम ये इनने पहली बात तो बना रखा है. प्लस हर किसी के बीच में तो पहली बात तो इंटरव्यूज आते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी के, जिसमें अलग अलग चीजें बात कर रहे होते हैं. अभी MS धोनी का है जिसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली से मेरा स्टार्टिंग रिलेशनशिप थोड़ा अलग था, बाद में जाके काफी अच्छा हो गया. बट इन जनरल जो ये पूरा थीम बना रखा है आपने, जेन गोल्ड वर्सेस जेन बोल्ड कह तो दिया है, पर यहाँ पे तो जेन गोल्ड की इंटरव्यूज दिख रहे हैं भाई पूरे टाइम. जेन गोल्ड में तीन लोग के दिख रहे हैं, बाकी किसी को तो आप लोगों ने उतना ज्यादा टाइम दे नहीं रखा. तो वट एवर दिस इज यार, एटलीस्ट मतलब हमने कमेंट्री में रिसेंटली देखा है पिछले 1-2 दिन में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है हिंदी कमेंट्री का स्पेसिफिकली. आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट विद कि जो ग्लेजिंग चल रही है अलग ही लेवल की भाई साहब. मतलब रायडू तो अलग लेवल पे कर रहे हैं. यहाँ पे हमने देखा कि इरफान पठान जैसे रेप्यूटेड कमेंटेटर एंड ऑल्सो क्रिकेटर, उनको निकाल दिया गया क्योंकि वॉट एवर हैपेंड विद हार्दिक पांड्या एंड ऑल. आई थिंक द सेम थिंग शुड हैपन विद गाइज लाइक, आई डोंट वांट टू नेम हिम स्पेसिफिकली, बट ये जो भी ग्लेजिंग कर रहे हैं भाई साहब, दिस हैज टू स्टॉप समवेयर. नहीं यार, किसी की तारीफ करके बायस हो तो आपको बाहर निकालने का रीजन नहीं है. निकालेंगे नहीं, पर मतलब भाई बहुत ज्यादा खराब करता है एक्सपीरियंस एज अ व्यूअर. नहीं, हिंदी कमेंट्री में जो बात हुई है लेटली, वो हमने लाइव स्ट्रीम में बोला था मैंने कि कोर इशू क्या है. कोर इशू ये नहीं है कि आप जो है शायरी बहुत कर रहे हो, ये बहुत कर रहे हो, वो बहुत कर रहे हो. अगर आपका शिकायत हिंदी कमेंट्री से ये है कि हम लोग जो है वो टेक्निकल इनपुट्स नहीं देख पा रहे, हम लोग को थोड़ा पुरानी कहानियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं, या फिर मसाला ज्यादा देखने को मिल रहा है, एक्चुअल क्रिकेट इनसाइट्स नहीं देखने को मिल रही. आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया के मास्टर्स को चाहिए ही वही. हाँ, बट देयर इज अ रीजन व्हाई दिस इज कंटिन्यूइंग इतने सालों से. देयर इज अ रीजन व्हाई बहुत बड़े जो अभी करंटली कमेंटेटर्स उनको वापस लाया गया, जो बहुत टाइम से सीन में नहीं थे, क्योंकि वो वही चीज बिक रही है. तो या तो ऑडियंस का चेंज लेके आओ, और ऑडियंस का भी चेंज कब आएगा? ये जो मसाला हो रहा है, ये वो हो रहा है, लोगों को इनसाइट्स क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दे आर नॉट. आज की जनरेशन में, लॉकडाउन की जनरेशन में बोलते रहते मजाक में, most of the people are not even fans of cricket. They are fans of certain individuals. और वो नैरेटिव आ कहाँ से रहा है? वो मेरे ख्याल से कोर इशू है. वो नैरेटिव आ रहा है ब्रॉडकास्टर्स से, कमेंटेटर्स से, कि भाई विराट कोहली आउट हो गए तब भी आधे घंटे तक उन्हीं की बातें हो रही हैं. ये बातें नहीं हो रही कि कैसे बाद में जो बैटर आ रहा है वो इतने अच्छे से बॉलर्स को मैनेज कर रहा है. तो जहां वो प्लेयर्स की ग्लेजिंग स्टॉप हो जाएगी, आई थिंक यू आर एड्रेसिंग द कोर इशू. तब आप एक ऐसी ऑडियंस बनाओगे जो कि प्लेयर्स के फैन नहीं है, गेम के फैन है. तब वो ऑटोमेटिकली आपसे डिमांड करेंगे कि आप इनसाइट्स दो. गेम क्या है? तो जब वो डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो हिंदी कमेंटेटर्स का देयर विल बी डिफरेंट नो चॉइस बट टू एक्चुअली ऑफर दैट. अभी बिकी भाई चीज है, तो क्यों नहीं करेंगे? आई थिंक सबसे पहले यही है भाई, ये ग्लेजिंग रोकनी चाहिए. सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी अल्टीमेटली सबसे बड़े स्टेक होल्डर की होती है, जो कि फैंस होते हैं. मैं हमेशा कहता हूं, तो उनका जो प्रेफरेंस है वही चलेगा. तो वही बात है भाई, उसको आप देखो कैसे चेंज करते हो. रिगार्डिंग अगले मैच पे चलते हैं हम लोग. जीटी और पंजाब की बातें करते हैं यहाँ से. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ गुड गेम एंड ग्लैड दैट इट लिव्ड अप टू इट. काफी क्वालिटी हमें देखने को मिली है, स्पेशली पंजाब के साइड से. टॉस की बात करते हैं सीधा यहाँ पे. देखो,
हमने कहा था कैसे अहमदाबाद में ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है एंड दैट वाज एग्जैक्टली द केस। ड्यू काफी हैवी पड़ी थी यहाँ पे। पिच नंबर 6 यूज हुई है, ब्लैक सॉइल पिच थी एंड ऊपर घास लगी हुई थी काफी। तो जब भी घास लगी हुई है वहां पे ऊपर, ये ऑन मॉर्गन ने बड़े अच्छे तरीके से समझ करा था कि वहां पे आप समझ जाओ कि घास के कवर की वजह से बाउंस बड़ा इवन हो जाएगा एंड बैट पे बड़ी अच्छी तरीके से बॉल आएगी, जो कि हमने देखा भी। अगर 240 और 230 रन बन रहे हैं, इट वाज अ ग्रेट बैटिंग विकेट। अब यहाँ पे टॉस होता है अल्टीमेटली, ड्यू के चलते हुए जो भी टीम टॉस जीती उनको बॉलिंग करनी थी, तो शुभमन गिल ने एग्जैक्टली वही करा। लाइनअप्स की बात करते हैं सर, यहाँ पे लाइनअप्स बड़े इंटरेस्टिंग थे बिकॉज पंजाब ने जॉश इंग्लिश को नहीं खिलाया, which I'm still not convinced with, by the way. I think दो अनकैप्ड ओपनर्स खिलाना does not make sense. अब वो प्रियांश आर्या हो या फिर वो प्रभ सिमरन हो, the harder call is on प्रभ सिमरन actually. राइट नाउ तो हाँ, प्रियांश आर्या भी मतलब भाई ऑल्दो चलो अभी उन्होंने एक ही मैच में परफॉर्म करा है तो बहुत ज्यादा हाइप भी नहीं कर सकते, बट इट सीम्स लाइक भाई जैसे बैटिंग करके दिखाई है प्रियांश आर्या ने, clearly saw more intent. प्रभ सिमरन मतलब वो बात नहीं तो genuine questions अभी हैं. Yeah. बट वही बात है, चलो उन्होंने दोनों बंदे खिलाए, प्रियांश आर्य को खिलाया, सूर्यांश शेखडे को खिलाया नेहर वडेरा की जगह पे, विच मेंट कि आपके बैटिंग लाइनअप में मोस्टली राइट हैंडर्स ही होने वाले थे। आपने प्रियांश आर्य को खिला लिया ऊपर तो एक लेफ्टी ऊपर आ गया, बट उसके बाद मिडिल ऑर्डर में मैक्सिमम जो बैटर्स हैं आपके स्टॉइनिस, श्रेयस अय्यर, मैक्सवेल, शशांक, सब राइट हैंडर्स ही थे। ये एक गैम्बल था जो कि अभी वो ले रहे, देखते कब तक चलता है। ओमर जाई को खिलाया गया, वो भी I think देखने वाली बात होगी। Once again, I'm not completely sold. I'd rather have Josh Inglis in the team. तो ओमर से वहाँ पे थे, यश ठाकुर नहीं खेलते एंड हरप्रीत बरार नहीं आते एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, विजय कुमार विशक आते। ये काफी बड़ी कॉल थी और ये आई थिंक बैंग ऑन था और लॉजिकल कॉल थी उस टाइम पे। जितनी ड्यू पड़ रही थी, एक स्पिनर को लाने का सेंस था नहीं, तो हरप्रीत बरार का नहीं खेलना मेक्स एब्सोल्यूट सेंस टू मी। विजय कुमार विशक का आना बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था, शायद गेम चेंजिंग डिसीजन था। बातें करेंगे उसकी अभी। जीटी ने जो चेंजेस करे ना वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि जो हमने लाइनअप बनाई थी ऑक्शन के बाद, दे हैड ग्रेट डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। राशिद खान नंबर 8 पे आ रहे हैं, अरशद नंबर 9 पे आ रहे हैं, बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है, 8 में बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। नंबर 1 आपने ग्लेन फिलिप्स नहीं खिलाया, आपने रदरफोर्ड खिलाया, वो तो नो ब्रेनर था भाई। ग्लेन फिलिप्स गिवन द फॉर्म दैट ही इज इन, प्लस एक वो बॉलिंग ऑप्शन ही प्रोवाइड करते हैं, बैटिंग इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव कर रहे हैं, फील्डर राइट नाउ मतलब कितना ही है जो उनसे बेटर हो सकते हैं। प्रॉब्ली अब रविंद्र जडेजा बोलोगे, पर प्रॉब्ली उसमें भी एकदम ऑन पार है इस टाइम पे ग्लेन फिलिप्स। तो उनको एक 3D प्लेयर को जो कि तीनों अपनी चीजों में इतना अच्छा करते हुए आ रहा है, जो बॉलिंग में भी भाई उसने टेस्ट सीरीज में कितने विकेट लिए थे हमारे, तो आप उस प्लेयर को क्यों नहीं खिलाना चाहोगे इस टाइम पे? फील्डिंग तो मतलब भाई बंदा अनपैरेलल्ड है। एंड साई किशोर को खिलाया गया वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे, विच मेंट के बाकी बैटिंग में नंबर 7 पे राशिद खान आने वाले और नंबर 8 पे अरशद होंगे। वॉशिंगटन का भी भाई मतलब एक बंदा इंडियन टीम के सीन में इतना रेगुलर हो चुका है, तो ऑब्वियसली भाई क्वालिटी उसकी है, अनपैरेलल्ड है, तो आप उसको क्यों नहीं खिलाना चाहोगे? क्योंकि बेटर बॉलर साई किशोर है एंड उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया। नहीं तो फिर आपने टेम्पलेट वो कर दिया ना। हाँ, फिर आप बैटर शॉट खेल रहे हो और अल्टीमेटली आई थिंक कहीं ना कहीं चीज आगे जाके हिट भी करेगी। शायद हमें चेंजेस देखने को मिले, बट साई किशोर आई थिंक इज अ वेरी अंडररेटेड गाय, तो वो आई एम ऑलवेज बीन प्रो साई किशोर। ऑल्दो मैंने भी जो लाइनअप बनाई थी उसमें था कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंगटन। तो वो एक चीज है, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेल रहे हैं, मेरा था कि आप डिपेंडिंग ऑन द विकेट आप प्रसिद्ध की जगह पे साई किशोर ला सकते। काफी लोग ईशांत शर्मा को भी आप ला सकते थे। देखो अब लाने को तो किसी को भी लिया हो ऐसे, बट जो प्रोबेबल्स थे, लाइक क्या आर बी सरप्राइज की प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्ट कर रहे थे, वो ही वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द स्टार्टर्स, तो ईशांत शर्मा वाज नॉट सपोज्ड टू बी वन ऑफ द स्टार्टर्स। तो इसमें तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, जबरदस्ती की बात हो जाएगी थोड़ी सी है। रिगार्डलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले इनिंग पे अगर हम लोग आए, पावर प्ले से ही जो टोन सेट करा पंजाब ने, 73 रन आते हैं, द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट जो कि प्रभ सिमरन का था। वंस अगेन नेवर लुक्ड इन रिदम टू मी पर्सनली। प्रियांश आर्य का भी केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, रबाडा ने एक्चुअली उनको आउट कर दिया था, वो कैच छूट गया अरशद से, मतलब ही हैड डन द ट्रिक। उसके बाद अरशद जो एक चौका भी छोड़ देते हैं, वहां से प्रियांश आर्य पलट के नहीं देखा। व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम एंड श्रेयस अय्यर, भाई तुम नोटिस करना आते ही, इफ द बॉल इज ऑन देयर स्ट्रेंथ, वो शॉट खेलेंगे ही खेलेंगे, डज नॉट मैटर सामने कौन है, चाहे रबाडा हो चाहे सिराज हो। जिस तरीके से इन लोगों ने टेक डाउन करा है पेसर्स को, मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी बात करूं यहाँ पर, रबाडा ने चलो हाँ डिसेंट बॉलिंग करी, वहां पे विकेट मिल जाता, प्रभ सिमरन का भी विकेट लिया, बट ओवरऑल इकोनॉमी वाज स्टिल नॉट
ऑन द लोअर साइड, ठीक है। अर्शद के तो आई थिंक 21 रन आए थे एक ओवर में, उसके बाद उनको बॉलिंग ही नहीं दी गई है, तो बड़े अच्छे से टारगेट करके खोला गया है बॉल को। बस आई थिंक मतलब इधर वे अगर आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग है, जिस टाइप का आपका लाइनअप है, यू हैव अ गाय लाइक श्रेयस अय्यर बैटिंग, जो कि आज तो नंबर 9 तक बैटिंग थी भाई, यहाँ से नंबर 9 पे आ रहे थे, आज तो बैटिंग बढ़ा दी थी। तो फिर उसके बाद तो मतलब चाहे आपका चांस गया हो, चाहे आप अच्छे टच में नहीं लग रहे हो, तो भी यू वुड वांट टू गो ऑल आउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड वही आई थिंक प्रियांश आर्या बहुत इजी हो सकता था भाई कि चलो वो एकदम से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनका आईपीएल में। काफी लोग तो कहते थे वो स्टार्ट भी शायद नहीं करेंगे, उसके बाद भी उनको स्टार्ट कराया जाता है, वो विश्वास दिलाया जाता है, एंड देन फिर वो आउट होते हुए जस्ट बचते हैं और उसके बाद ऐसे टाइप की इनिंग्स खेलते हैं। तो प्रॉप्स टू हिम, प्लस आई थिंक वो फायदा ही है ऐसा टेम्पलेट होने का। प्लस एक वो इनएक्सपीरियंस भी दिखता है बाद में जब राशिद खान बॉलिंग करने के लिए आते हैं एंड वो गुगली डालते हैं, वो रीड नहीं हो पाती, कंप्लीटली मिसरेड बाय प्रियांश आर्या। मिड विकेट पे टैप करने के लिए बॉल जा रहे थे एंड पढ़ के बाहर निकल जाती है, वापस लगता है आउट हो जाते हैं। आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखा, बट दैट इज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, ही विल गेट बेटर। वो तो एक आप नए बंदे से डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आता है, जो अगले 4 ओवर की हम लोग बातें करें अगर यहाँ पे 73 रन थे पावर प्ले के बाद, सिर्फ 32 रन और आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है साई किशोर को। जो बॉलिंग साई किशोर ने करी है यहाँ पे, ओमर जाई को ना ऊपर भेजा जाता है बैटिंग करने के लिए नंबर 4 पे, जब आपके पास स्टॉइनिस और मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स थे। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि राशिद खान को, क्योंकि वो अफगानिस्तानी है, नेट्स में खेलते हैं बहुत ज्यादा, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भेजा गया। इस रीजन से भेजा गया था। पर्सनली डिड नॉट मेक सेंस टू मी। आई थिंक ओमर जाई को, देख ओमर जाई का ना सीन क्या है, वी कीप गेटिंग सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस हियर एंड देयर, बट आई हैव नेवर बीन कन्विंस्ड एज him being a show shot starter. हमने जीटी में भी देखा था, he was not that impressive. मतलब कभी ना कभी परफॉर्मेंस दे देंगे, बट वो कंसिस्टेंट लेवल पे नहीं आ पाती। बैटिंग से नहीं, बॉलिंग से भी हमने देखा इस मैच में, तो इवन विद फील्डिंग he was not that great. तो ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वंडर अबाउट। क्या सिर्फ राशिद के चलते उनको टीम में रखा गया था? ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि उनको ओपनिंग बॉलिंग भी कराई गई है, तो बहुत इन्वेस्टमेंट करा उनके ऊपर। ये मैं थोड़ा सा भी पर्सनली रिजर्व उस चीज को लेके। प्रसिद्ध कृष्णा को ओवर दिया जाता है यहाँ पे, एंड इट वाज सो वंस अगेन थोड़ा अजीब लगता है यार देख के, जब आपने फील्ड सेटअप कर रखी है, पीछे 4 फील्डर लगा रखे हैं, थर्ड मैन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग और पॉइंट, और आप बॉलिंग कर रहे हो शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑप्शन, जिसमें उमर जाई जो है, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं रही इस मैच में, वो जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को जो है कवर्स को पीछे टपा के 2-3 चौके मार रहे हैं। अब उनको इजी आउट दे रहे हो, इजी आउट ऑफ द सिचुएशन। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा का तो दिन अच्छा नहीं गया था, बट देयर हैज बीन अ ब्लेटेंट लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। हम लोग सिराज की बातें करेंगे आखिरी ओवर में। फील्ड जो आप सेटअप करो, उस हिसाब से आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी भाई। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ साई किशोर को लेकर। साई किशोर जब वो 2 विकेट लेते हैं एक ओवर के अंदर, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप था उसमें। अगर आप क्रिकेटिंग टेक्निकलिटीज पे जाओ तो ओमर जाई उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे। उससे पहले भी साई किशोर ने एक ओवर फेंका था, इसमें ओमर जाई के बैट में नहीं आई थी बॉल। साई किशोर वाज परहैप्स द ओनली फिंगर स्पिनर जिसको इतना टर्न मिल रहा था, और कोई इतना टर्न करा नहीं रहा था। उनकी स्किल पे है, स्किल पे तो है ही भाई डेफिनेटली। नाउ ही रियलाइजेस कि उनको इतना टर्न मिल रहा है। जिस एंड से वो बॉलिंग कर रहे थे, वहां पे ओमर जाई की जो डीप मिड विकेट की जो बाउंड्री थी, वो सबसे लंबी बाउंड्री थी ग्राउंड की, ठीक है। तो साई किशोर रियलाइजेस दिस और वो डालते हैं मिडिल लेग पे, फायर इन करते हैं विद द टर्न, ईगो के साथ खेल रहे हैं उमर जाई की। उनको लगता है कि विद द एंगल बॉल पड़ के अंदर ही आएगी, आई कैन क्लियर द मिड विकेट बाउंड्री। ऐसा होता नहीं है, बॉल टर्न लेती है, व्हिच इज व्हाई मिडिल पे कनेक्ट नहीं होती है, बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। नाउ अब देखो ये चीज आने वाले बैटर के दिमाग पे कैसे खेलती है। मैक्सवेल ये चीज बैठ के पवेलियन से देख रहा है कि बॉल बाहर टर्न हो रही है। तो मैक्सवेल अपना दिमाग बना के आया भाई साहब कि पहली बॉल अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया के एंड पे मिल गई, वहां से नेचुरली बॉल पड़ के बाहर जा रही होगी, तो मैं मतलब एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता हूँ, मैं सेफ हूँ। अगर मुझे ये लाइन पे बॉल मिलेगी, मैं पहली बॉल पे रोसिव ट्राई करूंगा। ये सब प्री मेडिटेटेड होता है भाई। आई थिंक दैट गाय इज अ फ्रॉड। आईपीएल में तो आईपीएल में भाई पता नहीं क्या होता है उस बंदे को, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो ऐसा खेल रहा होता है जैसे हर टीम को आके तोड़ देगा। और जैसी आईपीएल की बात होती है, चाहे वो आरसीबी थी, चाहे वो पंजाब थी, पंजाब से उसका वो बस वही था 14 वाला सीजन, उसके बाद से वो दिखा ही नहीं आदमी वैसा टाइप का। यहाँ पे भी भाई डक होके आउट होना, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देना। वो जॉइंट चल रहा था डक पे, अब वो आगे कर रहा है। कोई नहीं, रोहित शर्मा भी आएगी, मुंबई इंडियंस में आने वाली है। भाई क्या करता रहता भाई आदमी, क्योंकि पॉइंट वही है कि ये आप प्री मेडिटेटेड शॉट्स अगर खेलोगे, अब साई किशोर की वो बॉल इतनी हिली नहीं,
वो चल गया एंगल के साथ, आप क्या करोगे इसमें? आप एक्सपोज हो गए। तो ये प्री मेडिटेटेड शॉट्स को अगर आप लेके जाओगे ना, तो क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट आप एक्सपोज हो जाओगे। ऑल्दो अल्टीमेटली आउट था नहीं, बॉल मिस कर रही थी डीआरएस के पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट वही है ना कि यार यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ द बेस्ट चांस। एटलीस्ट एक बॉल तो आप ले सकते हो। एग्जैक्टली। और अगर कोई शॉट मारने तो डाउन द ग्राउंड भी मार सकते हो। कोई रिवर्स जैसा एराटिक शॉट क्यों ट्राई करना है, आपको पता नहीं लगता। प्रीमेडिटेटेड शॉट होना भी है तो भी फर्स्ट बॉल पे क्यों मारनी है भाई वो चीज? मतलब अंदर से दिमाग लेके आया होगा कि मैं यही मारूंगा। वही ना, साई किशोर की बॉल क्योंकि टर्न कर रही थी उस विकेट पे, जो कि बाकी लोग नहीं कर रही थी। दैट इज हाउ इट प्लेज ऑन द माइंड्स ऑफ द क्रिकेटर्स। तो ये देखो जाने में क्या सेटअप्स निकल आते हैं, यही तो ब्रिलियंस है टेक्निकलिटीज की। तो विद दैट ओवर एकदम से टेम्पो चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बीच में कहीं ना कहीं जीटी ने बहुत ही अच्छा कमबैक भी कर लिया है। जो नेक्स्ट फेज हमारा आता है 10 से 15 ओवर के बीच में, जहां पे ये ओवर हमें देखने को मिलता है, साई किशोर ने जब ओमर से मैक्सवेल को आउट करा, अल्टीमेटली यहाँ पे 51 रन आए। स्टार्ट बहुत स्लो था इस फेज में, क्योंकि तो आप रीबिल्ड कर रहे थे, स्टॉयनिस आया था बैटिंग करने के लिए। श्रेयस अय्यर ने लेकिन जो पिटाई करनी शुरू करी उसके बाद, आई क्लियरली रिमेम्बर राशिद खान एंड साई किशोर को तो दोनों ने डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ तीनों फील्डर्स ने देखे थे। श्रेयस अय्यर जस्ट वेंट विद हिज इंस्टिंक्ट। जब एक बैटर फील्ड को रिस्पेक्ट ना देते हुए भी अपने शॉट्स खेल रहा और परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये समझ जाओ बंदा कितने अच्छे फॉर्म में होगा, क्या कॉन्फिडेंस है। मैंने कितनी बार उसको देखा ऑन दी अप राशिद खान को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के मारे, जबकि डीप लॉन्ग ऑन पे बंदा खड़ा हुआ था। आखिरी के 5 ओवर में आते तो उसने रबाडा को पुल मारे। एक तो रबाडा को तो 3 लगातार छक्के मारे थे। वो रबाडा ही था, मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा रबाडा था। कौन था? रबाडा था। रबाडा था, हाँ आई थिंक सो। प्रसिद्ध कृष्णा था मेरे ख्याल से। अच्छा ओके। वो बेसिकली अंडर एज लगा था रिपकेज पे एक बार, बहुत कस के बॉल लगी थी वो। उसके बाद उसने 3 बॉल पे 3 बुके छक्के मारे थे। तो उसमें भी डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर था इनफैक्ट। हाँ, वो प्रसिद्ध कृष्णा रबाडा ने वो कैच छोड़ा था उस टाइम पे। प्रसिद्ध कृष्णा था, हाँ। रबाडा ने बाउंड्री पे कैच पड़ रहा था, उसका पैर लग गया था बाउंड्री पे। अच्छा हाँ, वो 3 छक्के मारे थे। आकाश चोपड़ा भी उस टाइम पे पॉइंट आउट कर रहे थे कि रबाडा जब भी बॉलिंग करने आ रहे हैं तो वो श्रेयस अय्यर को काहे नहीं बाउंसर मार, दूसरे प्लेयर को काहे बाउंसर मार। तो आई थिंक ये भी एक प्लान था जो शायद एग्जीक्यूट सही से नहीं कर। नहीं, बट प्रसिद्ध कृष्णा ने ट्राई करो, पिटे हैं वो तो। हाँ, श्रेयस अय्यर ने किसी को नहीं छोड़ा भाई। मुझे सबसे अच्छी बात श्रेयस अय्यर की यही लगी कि जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपने स्ट्रेंथ्स को, इंस्टिंक्ट्स को बैक करा है। यूजुअली आप क्या देखोगे कि अगर बैटर को दिख रहा है कि डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप लॉन्ग ऑन है, तो मैं अपने शॉट्स को कर्व करूं थोड़ा सा, मैं थोड़ा स्मार्ट होके और गैप्स को फाइंड करूं। श्रेयस अय्यर कह रहा है अगर मुझे दिख रहा है बॉल को मारने का टाइम है मेरे पास, मैं फिर भी मारूंगा। आउट हो गया तो हो गया। डीप स्क्वायर लेग फील्डर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बॉल कनेक्ट हुई नहीं थी अच्छे से, इट वाज गुड इनफ टू क्लियर द बाउंड्री। कायदे से कोई बंदा अगर ये शॉट मार के आउट होता तो आप रेकलेस कहते हैं कि फील्डर वहां पे था फिर भी अपने शॉट क्यों मारा। अक्षर पटेल ने सेम चीज करी थी दिग्वेश को, तो हमने कहा रेकलेस है। जब आप एग्जीक्यूट कर पाते हो ना तो आपकी तारीफ ही होती है। कॉन्फिडेंस देखो बैटर का। मतलब हमने पेसर की बात करी, डू यू थिंक राशिद खान इज मतलब राइट नाउ इट इज अ कंसर्न फॉर जीटी? ये तो मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी कहा था कि अब 1.5 साल से हम देख रहे हैं चीज। नूर अहमद वाज द बिगर विकेट टेकिंग थ्रेट इन जीटी जब राशिद खान थे वहां पे। और अभी भी मतलब एक चीज क्लियरली दिख रही है कि राशिद खान की विकेट टेकिंग एबिलिटी अब थोड़ी बहुत एक्सपोज हो रही है। विद टाइम उनको रीड करने लग गए हैं लोग। और अब बात आती है कि अपनी इकोनॉमी से और अपनी बैटिंग से कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, व्हिच इज व्हाई वो फर्स्ट अटेंशन बन के आए हैं शुभमन के ऊपर। बहुत बड़ी बात है, बट ही हैज टू जस्टिफाई दैट। मतलब एक जो उनको विकेट मिला है, अगर नोटिस करो ये कोइंसिडेंस नहीं है, वो भी प्रियांश आर्या को मिला जिन्होंने उनको पहले कभी खेला नहीं था, तो उनकी उंगलियों रीड कर नहीं पाए। उसके बाद जितने भी बैटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे रेगुलरली खेलते हैं, सबने उनको बड़े आराम से रीड करा है। चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो स्टॉयनिस हो, शशांक ने उनको पहले खेल लगा। शशांक की बैटिंग की बात करते हैं, वो बंदा वन सेकंड अंडर द रेडार गया है। फर्स्टली रिस्पेक्ट टू श्रेयस अय्यर। अगर हम आखिरी के 5 ओवर की बात करें, यहाँ पे देखो अरशद के यहाँ पे 3 ओवर बचे हुए थे, बाकी सबके ऑलमोस्ट 3-3 ओवर खत्म थे। रबाडा, सिराज, साई किशोर सब 3 ओवर डाल चुके थे। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आज भी ये भी कर सकते हो कि गिल के पास बहुत सारे ऑप्शंस बचे नहीं हुए थे। थोड़ी बेटर प्लानिंग शायद होनी चाहिए थी बीच में। बात वही कि अगर अरशद से आप सिर्फ एक ओवर डलवाओगे तो नेचुरली बाकी बॉलर्स के ओवर जल्दी खत्म करने पड़ेंगे। तो शायद उनको बैक करना चाहिए था 1 ओवर के बाद, अपने 1 ओवर के बाद उनको रुकवा दिया। वो भी थोड़ा गिल के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सिर्फ 1 ओवर क्यों दिया।
बस उसके चलते हुए फिर लास्ट के 5 ओवर में जो पिटाई हुई है इनकी, 87 रन हैं। ये अभी तक आईपीएल के आखिरी के 5 ओवर में 2025 के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन है, 87 रन। मतलब नीचे की बैटिंग भी जैसे करी है शशांक की, मतलब राइटफुली जस्टिफाइड कि क्यों उनको रिटेन करा गया था पहली बात तो। एंड उससे पहले उनका वो पूरे पॉडकास्ट में इंटरव्यूज आ रहे थे जिसमें पंजाब फर्स्ट फिनिश करेगी वो कह रहे थे, उसके बाद वो ऐसा टाइप की परफॉर्मेंस आके देते हैं जहां लास्ट सीजन उन्होंने फिनिश करा था वहीं से ही टुक ऑफ राइट फ्रॉम देयर। आशुतोष और शशांक दोनों भाई, हाँ दोनों पंजाब को आशुतोष क्यों नहीं रिटेन करा, जो लास्ट ओवर था उसकी बातें करते थे। सिराज आते हैं वंस अगेन यार, मतलब इतना पुअर एग्जीक्यूशन था। आपने मिड ऑफ सर्कल के अंदर ले रखा है, आपने कवर सर्कल के अंदर ले रखा है और थर्ड मैन सर्कल के अंदर ले रखा है, ठीक है। आपकी फील्ड बेसिकली सेटअप है लेग साइड पे। आप स्लोअर बाउंसर्स फेंक रहे हो जिसमें शशांक के पास पूरी दुनिया का टाइम है कि वो बैट के बॉल को ऊपर कट मार दे, डीप थर्ड मैन है नहीं, बॉल टपते ही चौका है। मैं शायद 2 बॉलें कहूंगा 6 में से जो कि फिर भी डिसेंट थी। एक थी जब डीप विकेट पे डबल लिया था शशांक ने, वो फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल थी, और एक थी जब उसने ऑलमोस्ट यॉर्कर को स्लाइस करके कवर ड्राइव मार दी थी, वो बहुत ही अच्छा शॉट था। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज वेरी पुअर एग्जीक्यूशन। आपने कवर अंदर ले रखा था, शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड, उसमें बॉल क्यों डाल रहे हो? वो बंदा ऑन द राइज मार देगा, कवर से टपा देगा वो। मतलब सिराज के लिए दिस वाज सपोज्ड टू बी अ कमबैक मैच। आई एक्सपेक्टेड अ लॉट बेटर फ्रॉम हिम, क्योंकि उन्होंने मैच से पहले कैसा बोला था कि ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होता है जब एक प्लेयर मिस आउट करता है कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट में, बट फिर उन्होंने वही कहा कि रोहित भाई ने पिच के अकॉर्डिंगली ही प्लेयर्स को चुना था जो वहां पे बेस्ट परफॉर्म कर सकते थे। प्लस जब आप गेम से थोड़ा दूर रहते हो तो आपको पता चलता है आप क्या एग्जैक्टली गलतियां कर रहे थे, वरना ऑलवेज यूर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच। यहाँ पे उनको टाइम मिला, उन्होंने काम करा उसके ऊपर, एंड देन फाइनली ये वो मौका था जहां पे वो अपना कमबैक थोड़ा अनाउंस करने वाले थे। Did not go as planned. One of the worst last over executions I've seen from a bowler in this IPL so far. इतना खराब था वो। I hope he improves यार, क्योंकि उसके चलते हुई आप ऐसे भी देखो ना, अल्टीमेटली आप 10-11 रन से हार रहे हो। वो लास्ट ओवर में अगर आपने एग्जीक्यूशन थोड़ा बेटर कर दिया होता तो शायद गेम गुजरात के पास होता। एट द सेम टाइम काफी लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने श्रेयस अय्यर की बहुत सारे मीम्स देख लिए रील्स बनते हुए कि यू विल नेवर बी कोहली, यू विल नेवर बी धोनी, क्योंकि धोनी की एक वो आती है जहां पे उन्होंने लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट बॉल थी एंड वो उनके ग्लव से लग के पीछे गई थी एंड अंबाटी राइडू को 2 रन भगवा दिए थे उन्होंने, पर उन्होंने खुद स्ट्राइक चेंज नहीं करी थी, वो 49 पे थे। और अंबाटी राइडू तो अच्छे खासे बैटर, अच्छा खासा खेल रहे थे उस मैच के अंदर। उन्होंने डायरेक्ट मिचेल के साथ नहीं करा, डायरेक्ट मिचेल के साथ तो अभी लास्ट सीजन नहीं करा था, बट वहां पे अंबाटी राइडू के साथ करते हैं। फिर एक कोहली की आती है जिसमें स्टॉइनस को ही वो कहते हैं ना, कोहली के तो बहुत सारे रन नहीं लेते वो, तो वो कहते हैं यू विल नेवर बी कोहली, यू विल नेवर बी धोनी। क्या यहाँ पे प्रियांश आर्या को स्ट्राइक देनी चाहिए थी? प्रियांश आर्या सॉरी, मतलब जो साथ में शशांक थे, नहीं एकदम सही करा श्रेयस अय्यर ने, शशांक ने। मतलब एक तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि जितनी, क्योंकि ये लास्ट ओवर तक गया था अल्टीमेटली, तो अगर पंजाब स्टार्टिंग में वो कह रही थी कि अच्छा एक बॉल का भी यहाँ पे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है गेम के ऊपर कि वहां पे 1 रन आता, फिर श्रेयस अय्यर आता स्ट्राइक पे, उसके चलते तो एक बॉल वो वेस्ट हो जाती, 6 रन कम पड़ जाते हैं। वही बात है ना, दिस गेम शोज यू कि सेल्फलेसनेस होना, टीम की तरफ कमिटमेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर बड़े आराम से कह सकते थे भाई कि मुझे 100 करनी, मुझे सिंगल दे, बट शशांक को वो प्रेशर कहीं से नहीं था एंड शशांक ने भाई फिर मैक्सिमाइज करके दिखाया आउटपुट। शशांक ने खुद भी बोला है कि जब वो आए थे तुरंत ही श्रेयस अय्यर ने कह दिया था कि भाई मेरी 100 की तरफ देखना भी मत, तो अपना शॉट खेल, आई एम वेरी हैप्पी। शोज भाई इससे बेटर कप्तानी नहीं हो सकती। हाँ एग्जैक्टली, ये लीड बाय एग्जांपल वाला जो चीज है ना, ये ड्रेसिंग रूम में इतना पॉजिटिव वाइब्स भेजेगा कि हमारा कप्तान अगर 100 की नहीं सोचे तो हम कौन होते सोच। सेल्फलेसनेस एट इट्स पीक, मतलब आराम से 100 फॉर द टेकिंग थी भाई। आपको सिर्फ 3 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, बहुत आराम से 100 रन थी। एंड वी नो लॉट ऑफ प्लेयर्स की ये चीज करके दिखाते हैं, बट श्रेयस अय्यर भाई मजा आ गया। शशांक ने जो एग्जीक्यूट करके दिखाया 1 सेकंड, सिराज का जो फील्ड सेटअप था उसका उसने बॉलिंग नहीं करी, उसको फिर भी एक्सप्लॉइट करना बड़ी बात होती है, वो चीज शशांक ने करके दिखाई है। सेकंड इनिंग्स पे आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, साई सुदर्शन ओपनिंग क्यों कर रहे थे, बटलर क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, अब इन हाइंडसाइट साई सुदर्शन ने रन मार दिए तो शायद ये सवाल इतना ज्यादा नहीं उठेंगे, बट आई स्टिल थिंक इट इज अ बिग डिबेट। आई थिंक उठेंगे भाई, जैसा खेला आई डोंट थिंक वो भी बहुत ज्यादा सही था। एक्सप्लेन कर दो स्टैटिस्टिकली। पावर प्ले में 61 रन से क्रिकेट कर रहा था, ठीक है। गिल की अगर तुम स्ट्राइक रेट को देखा जाए कितनी आई है? 235। कितने ओवर में कितने मारे? 33 ऑफ 14 बॉल्स में 33 मारे। हाँ। साई सुदर्शन ने पावर प्ले में 21 बॉल में 25 रन मारे थे।
गिल का जो विकेट गया है ना, इट इज कंप्लीटली डाउन टू द फैक्ट कि सिर्फ एक ही बंदा वहां पे हेवी लिफ्टिंग कर रहा था इंटेंट की। इनफैक्ट काफी हद तक मुझे कॉल बैक भी आया रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप फाइनल का जो विकेट था उसका। पता है मैंने यहाँ पे काफी लोग ये लोग कहेंगे कि यार उसने एंड में तो अच्छी एंड में वो 180 की स्ट्राइक रेट से फिनिश करता है। आज के मॉडर्न गेम में अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट मैटर। आई थिंक पॉइंट ये दैट इज व्हाई मैंने केकेआर आरसी वाले मैच में नारायण के लिए भी ये चीज बोली थी। आई डोंट थिंक इनिंग्स जो उनकी थी, यस एंड में आता है तो उन्होंने भी 180 के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे, बट अगर आप ओपन कर रहे हो और पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पाए ना, तो वो जो जेन्युइन वो जो हर्षा भोगले की स्टेटमेंट है जिसके मीन्स बनते हैं दोस बॉल्स वोंट कम बैक, उन बॉल्स पे अगर आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाए ना तो कहीं ना कहीं अपने टीम को, जैसे केकेआर ने 170 समथिंग बनाए थे। मेन बात उसमें ये भी नहीं कि आप चलो वहां पे पहले बैटिंग कर रहे हो, यहाँ पे आपको पता है कि आप 240 चेस कर रहे हो, तब तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं है ना। तब तो यू आर चेजिंग अ ब्लाइंड टारगेट। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि क्या सेट करा जाए। यहाँ पे तो आपको पता है कि 240 बनानी है, which means मुझे 200 की स्ट्राइक रेट से तो कम से कम खेलना ही खेलना है। तब भी अगर आप 25 बॉल पे 21 बना रहे हो, हाँ आपने रिकवर कर लिया, बट ये डिबेट मुझे लगता है रहेगी। जीटी देयर इज अ रीजन व्हाई दे वर द स्लोएस्ट टीम इन द पावर प्ले लास्ट सीजन। तो आपने इतने बड़े परचेज करे ऑक्शन में, उसके बाद भी आप इस चीज को इंप्रूव नहीं करो, ये दिस इज बियॉन्ड मी। प्लस आई थिंक गिल भी, मतलब हमने कहा था यार ऑरेंज कैप की रेस के लिए हम लोग बात करेंगे जब ये सबके एक मैचेस हो जाएंगे। गिल वाज सपोज्ड टू हैव अ गुड मैच, भी रहते काफी अच्छे फ्लो में लग रहे थे, बट जब दूसरी साइड से रन आ ही नहीं रहे होते, कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमाइज करना पड़ता है। वही ना, ये अब इसका जो इफेक्ट है वो सब इस पर नहीं देखो कि वो बॉल्स जो है वो लूज हो गई, लॉस्ट दोस बॉल्स इन द पावर प्ले, डॉट हो गई। इट आल्सो कॉस्टेड यू अनदर विकेट, वो भी आप देख सकते हो उस तरीके से। गिल ने पूरी गुजरात टाइटंस गोइंग इनटू द आईपीएल, जब सबकी अपनी अलग अलग टीम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे सारे ओनर्स भी बैठते हैं, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी कि पहली बात तो गिल के अंडर नहीं वैसे, बट गुजरात टाइटंस अब तक 2 सीजन उनको हो चुके हैं और अब तक उनकी बेस्ट विनिंग परसेंटेज है अमंगस्ट ऑल द टीम्स लास्ट 2 सीजंस में। रियली? हाँ भाई, मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तानी भी आ गई ना उसमें। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ। बट यहाँ पे गिल ने स्पेसिफिकली ये चीज पॉइंट करी थी कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी लुक फॉरवर्ड टू इज मैक्सिमाइजिंग द पावर प्ले, और वहां पे अगेन वो फेल करते हैं। और साई सुदर्शन ओपन किसका डिसीजन था एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने इसके पीछे भी थोड़ा ट्राई करा था रात को रिसर्च करने का, तो उसमें सम जर्नलिस्ट आर सेइंग कि ये लास्ट सीजन से चीज चलती आ रही है, एंड उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि गिल को कप्तान बना तो दिया ही गया है, बट अ लॉट ऑफ द डिसीजंस कम फ्रॉम नेहरा जी अल्टीमेटली। पता नहीं भाई, मतलब ये मेरे लिए तो डूबियस है, मेरे को समझ में नहीं आया पर्सनली। एंड जब गिल आउट होते हैं, अर्शदीप सिंह ने क्या बॉलिंग करी पावर प्ले में, वो लास्ट ओवर और जो पहले के 2 ओवर थे, गजब कंटिन्यूइंग दिस वर्ल्ड कप फॉर्म। सिर्फ 7 रन दिए पहले 2 ओवर में उसने अपने पावर प्ले के, एग्जेम्पलरी। उसके बाद जाके तब भी 60 रन बने हैं गुजरात के, तो आप सोचो कि कितने बाकी वो से बटेंगे। ओवर साई 1 सेकंड डिड नॉट इम्प्रेस मी एट ऑल। मुझे समझ में नहीं कि आप क्या ट्राई करना चाहते हैं वहां पर। अगले 4 ओवर की बातें करते हैं। बाय द 10th ओवर 104 रन बन चुके थे 10 ओवर में, और सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। तो काफी अच्छा पेसिंग हो रही थी इनिंग्स की यहाँ पर। आई थिंक यहाँ तक आते आते भी, क्योंकि 9 विकेट हाथ में थे, तो यू वुड फैंसी योर चांसेस। हाँ, टारगेट बहुत ज्यादा है, 240 का है, थोड़ा नॉर्मल है, बट the best possible thing you could do is to have as many wickets in hand as possible, while still maintaining a run rate of 10-11. Exactly वही करा यहाँ पे। स्टॉइनिस को ट्राई करा गया। स्टॉइनिस का भी देखना पड़ेगा कि आप कैसे उनको यूज करते हो, बिकॉज उस पेस पर ही इज नॉट दैट थ्रेटनिंग। उसके ऊपर से अगर आप स्लोअर बाउंसर्स ट्राई कर रहे हो, तो स्लोअर बाउंसर उस पर अच्छा लगता है जिसकी स्टॉक डिलीवरी 135-140 की होती है। वरना आप इतना विदेशी कुछ लेके आ नहीं रहे हो, आप उल्टा बैटर को बहुत टाइम दे रहे हो आपको एक्सप्लॉइट करने का। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सुदर्शन एंड बटलर वर डूइंग अंडर बटलर। आल्सो अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाज इस फेज में, लाइक द पावर प्ले में अगर गिल इंटेंट दिखा रहे तो सुदर्शन बैकफुट पे थे। अब यहाँ पे सुदर्शन ने थोड़ा इंटेंट दिखाना शुरू करा, तो बटलर इनिशियली बहुत स्लो थे। बटलर डिड नॉट टेक ऑफ। मतलब मुझे भी लगता है बटलर, एक तो पहली बात तो एक बहुत अच्छे फेज से नहीं आ रहे हैं। इंडिया में उनकी जो 14-15 रन से बटलर के बाद में 10 ओवर। हाँ, इंडिया में उनकी सीरीज अच्छी नहीं रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं रहा, फिर उनको कप्तानी रिजाइन करनी पड़ गई, तो बहुत क्लियरली बहुत अच्छे फेज से वो नहीं आ रहे। एंड यहाँ पे भी मतलब देख के लगा नहीं एग्जैक्टली कि वो अपने T20 रिदम में थे। कभी लगा नहीं कि अच्छा वो टेक ऑफ कर जाएंगे। अभी थोड़ा क्वेश्चनेबल तो था ही। एंड इसमें बहुत बड़ा रोल मुझे ये भी लगता है भाई कि आप नंबर 3 पे भेज। अभी हमने रहाणे की बातें कही थी, हमने कोहली की बातें कही थी, कैसे इन बैटर्स को बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ यूजिंग ये कि आप पावर प्ले में इनको मैक्सिमाइज करो, ताकि फील्डर्स को टपा के इजी रन मिल पाए। तो बटलर जैसा आउट ऑफ फॉर्म गाय को भी तो वो हेल्प मिलनी चाहिए भाई।
उनके लिए क्यों नहीं एक्सेप्शन है? तो मुझे समझ में नहीं आया कि बटलर को क्यों नंबर 3 पे लाया गया था. ही इज नॉट अ फिनिशर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. और वही हम जो एक्सपेक्ट करते 15 ओवर तक जाते जाते ही इज नॉट, मतलब उनका फोर्टे है ही नहीं वो. तो उनसे आप एक्सपेक्ट करो ही मत कि सब होने वाला है. उनको पावर प्ले मैक्सिमाइज करना, तो उनका बेस्ट रोल वही होने वाला है. अब हम देखते हैं अगले 5 ओवर में 70 रन मारते हैं. यहाँ पे अब 70 रन क्यों आए? बिकॉज फाइनली सुदर्शन के साथ साथ बटलर भी एक्सीलरेट करना शुरू करते हैं. अब बॉल जो है बैट पे आने लग जाती है. ड्यू का फैक्टर काफी आ चुका था इस टाइम तक. एंड इंटरेस्टिंग शेयर से नई बॉल डिमांड नहीं. मैं वही कहना था कि भाई कि कहीं वो रूल देखने को मिल ही नहीं रहा जहां हम लोग सोच रहे थे कि यार कहीं ना कहीं वो चीज निकल के आएगी. अभी तक सबके एक मैचेस हो चुके, कहीं भी रूल देखने को मिला ही नहीं. इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि मुझे लगता है अहमदाबाद में काफी चांसेस है इस चीज का आगे जाके देखने का. तो शेयर से यूज नहीं करा. इट वाज वेरी क्यूरियस टू सी कि क्यों नहीं करा गया एग्जैक्टली. चहल बॉलिंग करते हैं यहाँ पे. चहल ने इनिशियली अच्छा स्टार्ट दिया था, 2 ओवर में 17 रन थे उनके. उसके बाद से जो उनको एक्सपोर्ट करा गया है, सुदर्शन ने जो विद द टर्न छक्के लगाए हैं उनको, आई थिंक चहल भी थोड़ा आउट ऑफ सॉर्ट दिखे थे यहाँ पे. ऑल्दो द गाय हैज नॉट प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट रिसेंटली, आउट ऑफ रिदम है. इवेंचुअली आई थिंक धीरे धीरे करके वो नैक पे आएंगे. बट पहला मैच उनका उतना अच्छा नहीं है. उनका भी एक है ना, ये कमबैक सीजन होना चाहिए कायदे से. तो he has also suffered a lot in his personal life. तो उसके चलते काफी अच्छी आर्क बन रही है उनकी भी, अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं सीजन में. देखते हैं अल्टीमेटली क्या होता है. अब यहाँ पे गेम चेंजिंग डिसीजन क्या आता है. विजय कुमार विशक को बुलाया जाता है, ठीक है, और दूसरे एंड से रथरफोर्ड को बुलाया जाता है. दोनों इम्पैक्ट प्लेयर प्ले के अंदर आते हैं. आई थिंक यहीं पे गेम जो है वो बैलेंस में चला गया पंजाब के. मतलब फर्स्टली टॉकिंग अबाउट विजय कुमार विशक, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि ये श्रेयस अय्यर मास्टर क्लास थी कि उन्होंने ये लेके आए. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट, या फिर जब हम लोग बीच में पहले वाला मैच डिस्कस कर रहे थे, तब तुमने कहा कि कंडीशंस के हिसाब से वही बनता था एग्जैक्टली. तो क्या ये मास्टर क्लास कहना सही है कि भाई उनका दिमाग चल गया, किसी ने नहीं सोचा था वो उन्होंने सोच लिया, या फिर ऑब्वियस कॉल थी? मतलब वही कहता ना, कभी कभी कॉमन सेंस भी बहुत ही अनकॉमन होता है. तो वही वाली बात है. शेष ने वही करके दिखाया. एंड विजय कुमार विशक का जो हॉरर्स रहे हैं आरसीबी में खेलने के, चिन्नस्वामी में वहां पे भी काफी यूजफुल रहा है भाई. वही ना, वहां पे वो ग्रेवयार्ड में खेल के उनको स्किल बनाया ना डेथ बॉलिंग का. वो काम में है आज. तो आज हमने देखा कैसे जो रथरफोर्ड बैटिंग करने के लिए आते हैं, इनिशियली एक्सपोर्ट कर रहे थे. अब आई थिंक गेम चेंजिंग मोमेंट्स कब आते हैं जब विजय कुमार विशक जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड लाइन को पकड़ के बॉलिंग करना शुरू करते हैं. और वहां हम एकदम से देखते हैं कि रथरफोर्ड से बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही है. इसके चलते 2 चीजें हो रही है. एक तो बाउंड्रीज नहीं आ रही, क्योंकि रन रेट अभी 13-14 की है रिक्वायर्ड रन रेट. दूसरा बटलर स्ट्राइक पे नहीं आ रहे. देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड जहां पे बटलर बिल्कुल भी स्ट्राइक पे नहीं आ रहे थे. तो उनका रिदम जो कि गेन होना शुरू होता है एकदम से टूट जाता है, व्हिच इज व्हाई उनका विकेट फिर चला जाता है एकदम से. बैटर की रिदम चली जाती है तो विकेट आना ही आना होता है. रथरफोर्ड का जो हमें वो इनकॉम्पिटेंस वहां पे दिखी आउटसाइड ऑफ स्टंप, क्योंकि डालने के चक्कर में कई बार बॉल फिसलती भी ड्यू थी. फुल टॉसें भी आई हैं विजय कुमार विशक से, मार्को एंसन से. ऐसा नहीं कि फुल टॉसें तभी आई थिंक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि नई बॉल क्यों नहीं ले रहे भाई, जब फिसल रही है बॉल इतनी. व्हाट्स मोर सरप्राइजिंग है रथरफोर्ड से कनेक्ट नहीं हुई बॉल. हाँ वो तो है ही. वहां पे फिर आप सोचते हो क्या गेम में होना चाहिए था. आई थिंक रथरफोर्ड को लाना इन इटसेल्फ वाज अ वेरी क्वेश्चनेबल डिसीजन. काफी लोग ने हमारी लाइव स्ट्रीम में बोला कि भाई शुभमन गिल इज बैंकिंग ऑन कैरेबियन सुप्रीमेसी. जब वो पहली बार आए थे मुझे भी यही लगा था, क्योंकि भाई वो मुझे लास्ट में बहुत तारीफ हुई थी. हाँ, कि वो लंबे शॉट्स लगा सकते हैं. वर्ल्ड कप में भी अगर तुम याद करो तो इनिशियली काफी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी. मैंने ये चीज सुनी कि उनका ILT इस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था. मतलब रीसेंट फॉर्म अच्छा, हाँ बिल्कुल ही अच्छा नहीं. हमने जीटी ने कहा था ना कि एज अ टीम उनकी वाइट थोड़ी सी कम हुई है. एग्जैक्टली. तभी मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी, अगर आपकी पूरी टीम में काफी सारे खिलाड़ी जिनका फॉर्म अच्छा नहीं है, यू वुड वांट कोई तो हो यार जिसका फॉर्म अच्छा हो. और ग्लेन फिलिप्स मतलब इन इटसेल्फ कोई छोटा नाम नहीं है आज के टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट में. उनको अगर आप ले आते तो क्या पता मैक्सिमाइज कर सकते थे इस चीज को. आई थिंक वही मिस आउट करे लोग. अल्टीमेटली आखिरी के 5 ओवर में 58 रन आए. आपके पास 8 विकेट थे हाथ में. हाँ, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव. मतलब आई थिंक आज के टाइम पे अगर कोई टीम मतलब या तो ऐसा हो कि भाई उन्होंने बहुत ही अच्छे रन मार दिए और उसके बाद ऑल आउट नहीं हुए, वरना अगर आपके आखिरी में आते आते या तो आप ऑल आउट नहीं हो रहे, या फिर अगर आपके लास्ट के 2-3 विकेट नहीं बचे, इट मींस कि आपने मैक्सिमाइज नहीं करा भाई अपना पूरा. है मतलब ये इश्यूज हैं क्लियरली. और 8 विकेट होने के बाद भी अगर आप चेज नहीं कर पा रहे हो, देखो एट द एंड ऑफ द डे 240 का टारगेट है. हाँ, तो वो इन प्रिंसिपल बहुत बड़ा टारगेट है. आज एक ही बार चेज हुआ है ना 240 प्लस. तो चेज ना हो पाया तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जिस पोजीशन पे आप थे वहां से चेज होना चाहिए, ये आप कह सकते हो. ड्यू भी आपके फेवर में थी, एवरीथिंग वाज इन योर फेवर. There was no reason why you should not have done that. In saying that, I think पंजाब की भी बहुत तारीफ होनी चाहिए. जिस तरीके से डेथ बॉलिंग करके दिखाई है
और जो कप्तानी करी है, जो कंपोजर श्रेयस अय्यर लाते ना, वही चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। एंड सेल्फलेस इनिंग्स ऑलमोस्ट 197 पे, लाइक व्हाट अ वे टू स्टार्ट। हिज एक्स मेंटर गौतम गंभीर। हाँ, श्रेयस अय्यर का ऐसा रिकॉर्ड है कि जब भी उन्होंने एक नई फ्रेंचाइज के लिए डेब्यू कराया तो नॉट आउट रह के आए हैं। अच्छा, जैसे डीसी के लिए भी उनका डेब्यू जो था 92 समथिंग उन्होंने मारे थे, केकेआर में 20 समथिंग मारे थे पर नॉट आउट रहे थे, फिर यहाँ पे आके भी उन्होंने 90 समथिंग मारे। श्रेयस अय्यर का, अगर श्रेयस अय्यर ऑरेंज कप जीता बहुत मजा आएगा भाई। हाँ या काफी अंडररेटेड एक गजब ही यार बन जाएगी भाई। वो कहते हैं ना कि 2016 का विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा साल कहते हैं, 2010 का, एंड कॉन्ट्रैक्टलेस श्रेयस अय्यर, इनकी पीक अलग लेवल की है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। आई थिंक यहाँ से गुजरात के पास देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट दे हैव टू आंसर इन टर्म्स ऑफ द टीम सिलेक्शन। पंजाब ऑन द अदर हैंड अभी सब अच्छा चल रहा है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर सेम टीम खिलाते हैं तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हम लोग प्रीव्यूज की बातें करते हैं। 2 मैचेस होने वाले हैं और अभी जो सबसे माउथ वाटरिंग क्लैश होने वाला है, शायद वन ऑफ द स्केरिएस्ट बैटिंग लाइनअप्स ऑफ ऑल टाइम, SRH versus perhaps the weakest bowling lineup in IPL right now, क्योंकि इतनी इंजरी हो रखी है। LSG versus SRH, भाई इस गेम की एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। जितनी हाइप आई थिंक पूरी जस्टिफाइड है। आई थिंक इतने, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है हमें जहां से हम लोग कह रहे हैं यार वो 300 कब देखने को मिलेगा। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल है भी हैदराबाद में, हाँ बेस्ट पॉसिबल मैच जहां पे आपको 300 बनते हुए दिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना, पहले मैच के नैरेटिव अगर आप देखोगे तो SRH तो मतलब डेमोनिक तोड़ के आई है, डिमोलिश करके आई है, और LSG बॉटल करके आई है। तो नैरेटिव्स भी एकदम इन लाइन है विद द एक्सपेक्टेशंस, क्या सोच है उस मैच के लिए। एंड यहाँ पर मतलब SRH वुड बी लिकिंग देयर फिंगर्स। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिकॉर्ड तोड़ने का। एग्जैक्टली, क्यों है अभी इसको हम लोग टैक्टिकली भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमने नैरेटिव्स की बातें करी, हेड टू हेड की बातें करते हैं। 4 मैचेस हुए इनके बीच में आज तक। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, 3 बार LSG जीती है। डैम, सिर्फ एक ही बार SRH जीते, और कब जीती थी? लास्ट ईयर, व्हिच कॉस्ट दी KL राहुल वर्सेस गोयनका। अच्छा, या जब वो इतनी बुरी तरीके से हराया गया था कि गेम में ही नहीं लग रहे थे LSG, और गोयनका सब गुस्सा हो गए थे। वो एक ही बार SRH ने हराया, पर वो लास्ट ईयर ही था। उससे पहले 3 बार LSG जीती थी। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑन पेपर कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन आज की रियलिटी में बहुत फर्क है। टॉस और कंडीशंस की बातें करते हैं। देखो, वन साइड ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हैदराबाद में मैच है, हाईवे मिलने वाले आपको। मैं कह रहा हूँ ड्यू को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप टैक्टिकली भी बातें करो तो SRH वुड लव टू बैट फर्स्ट, ठीक है, चाहे ड्यू आ रही चाहे नहीं आ रही, बिकॉज जो अभी बॉलिंग लाइनअप LSG का है, यू वुड वांट टू एक्सप्लॉइट दैट एंड कंप्लीटली किल ऑफ देम फ्रॉम द गेम। ऑन द अदर हैंड LSG वुड आल्सो वांट टू बोल, इन माय ओपिनियन, क्योंकि बॉलिंग उनकी बहुत वीक है। सेकंड इनिंग्स में दे वुड वांट देयर स्ट्रॉन्गर सूट, व्हिच इज देयर बैटिंग। अगर 300 बनते हमें दिखने हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि SRH पहले बैटिंग करे, क्योंकि LSG से तो आई डोंट थिंक सो 300 के आसपास बनने वाले हैं। तो नहीं, LSG प्लस अगर डिफेंड करे टारगेट को, सेकंड इनिंग्स में उनकी बॉलिंग बहुत वीक है भाई, तो दे वुड वांट टू बोल फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस। तो मुझे लगता है यहाँ पे विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। आई थिंक SRH पहले बैटिंग कर सकती है यहाँ पे, और रादर आई वुड लाइक टू सी दैट। इस मामले में कुछ ऐसे रेयर गेम्स होते हैं जहाँ पे कंडीशंस इररिलेवेंट हो जाती है। आई थिंक ये दिस कुड बी वन ऑफ दोस गेम्स। ओके, प्लेइंग 11 की बातें करते हैं। आई थिंक SRH तो कोई भी चेंज नहीं करेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन और शामी दोनों इस टाइम पे थोड़ा सा डूबियस है। शामी को घुटने की इंजरी, घुटने कैसे, मतलब एक प्रिकॉशनरी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस कोच है। सेम विद शामी, प्रिकॉशनरी है। कह रहे कि भाई उनके थोड़े प्रॉब्लम हो रखी है, भाई उनका भी घुटना ही है। हाँ भाई, तो शायद मिस आउट करे, ऑल तो बहुत अनलाइकली है। मोस्ट लाइकली खेलेंगे मैच। अगर इफ एवरीवन इज फिट, आई थिंक सेम लाइनअप जानी चाहिए। और ईशान किशन आई थिंक इज वेरी क्रूशियल, ऑल्दो दिस इज द बेस्ट गेम टू मिस। इसके बाद आप यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द गेम्स। तो अगर होता भी तो इतना बड़ा इशू नहीं है। एक जो क्वेश्चन था कि क्या सिमरजीत की जगह को राहुल चहर खेलने को मिल सकते हैं, आई थिंक गिवन दिस काइंड ऑफ अ विकेट प्लस उनके जितने पावर हिटर्स हैं लेफ्टीज हैं मेजरली, पंत, पूरन, मिलर, तो अगर आप राहुल चहर को नहीं भी खिलाते, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। तो सिमरजीत को खिला सकते हो। हाँ, तो आप आई थिंक लाइनअप में चेंजेस एक्सपेक्ट करोगे। LSG के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है भाई। हम जो कह रहे हैं नैरेटिव पूरा बन रहा है हाई स्कोरिंग का, इसमें बहुत बड़ा रीजन क्या है? तो LSG की बॉलिंग इतनी डिप्लीटेड है इस वक्त, कोई पेसर अवेलेबल है नहीं।
सिर्फ 2 पेसर टीम में आई थिंक इट्स मतलब होता है ना कि अपने ही टाइम पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्योंकि आपके जो बचे हुए 4 स्पिनर है, 6 बॉलर में से 2 पेसर है, 4 स्पिनर है, चारों के चारों स्पिनर हैं जिनकी बॉल घूम के लेफ्ट आर्म के लिए अंदर आती है। सिद्धार्थ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दिग्वेश राइट आर्म लेग स्पिनर है, बिश्नोई सेम है, शहबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उनके टॉप 3 देखो, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, सारे लेफ्टी। रेल बन जाएगी। तो टैक्टिकली जो सेटअप हो रहा है ना अभी, एलएसजी के पास तो कोई चांस ही नहीं मिल रहा है सब यार। दे नीड एटलीस्ट 1 स्पिनर जिनकी बॉल टर्न होकर बाहर निकलती है। आई वुड गो एज फार टू से कि आपको एक्चुअली में यू शुड इन्वेस्ट इन थर्ड पेसर। अगर आप प्रिंस को सेकंड पेसर की तरह लेके चल रहे हो, वो बंदे ने अभी डेब्यू करा है और अब आप खिला रहे हो एसएच के अगेंस्ट उनके घर पे, भाई कितना अनफेयर है उस बंदे के लिए। तो मतलब यू हैव प्लेंटी ऑफ डोमेस्टिक पेसर्स इन योर लाइनअप। अगर आप चाहो तो हंगर को खिला सकते हो। चेन्नई से खेल रखे हैं पहले, वो थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं। अर्शिन कुलकर्णी है, आकाश सिंह है, 3-4 ऑप्शन आपके अवेलेबल है, ट्राई देम। प्रिंस को भी तो अपना ट्राई करा ही ना। हैव एन एक्स्ट्रा पेसर इन योर टीम। मुझे नहीं लगता कि आपको 4 स्पिनर जिनकी सारी बॉल टर्न होके लेफ्टीज के लिए अंदर आती है, इट मेक्स एनी सेंस एट ऑल। तो ये आप क्या कर रहे हो वहां पे सिलेक्शन के साथ, इट्स गोइंग टू बी अ बिग ब्लंडर अगर ये होता है तो यही सब लोग चलते हैं की बैटल्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बनाने को तो बहुत सारे की बैटल्स बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, बट वील ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू 3 पर इनिंग्स। ठीक है, हेड और सिद्धार्थ का आई थिंक अगर पाक में बॉलिंग करने वाले सिद्धार्थ वंस अगेन, तो ट्रैविस हेड वुड लव टू मैक्सिमाइज हिम। वहां पे क्लियर कट बनता है केस। दिग्वेश और अभिषेक शर्मा का, नेक्स्ट स्पिनर को मिस्ट्री स्पिनर आप कह सकते हो, नारायण, उनको यू वुड लव टू टेक दैट आउट। बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, स्पिनर्स जो है एलएसजी के, जो कि काइंड ऑफ एक मजबूरी में खेल रहे हैं, वर्सेस द लेफ्ट हैंडर्स ऑफ एसआरएच, इनका क्लियर केस बनने वाला बैटल्स में। सिमिलरली ईशान किशन वर्सेस बिश्नोई इन द मिडिल ओवर्स, ये 3 की बैटल्स मुझे लगता है कि अगर एलएसजी सेम लाइनअप खिलाने वाली है तो ये मतलब ग्रेवयार्ड बनने वाला उनका, और ये 3 की बैटल्स विल इजीली डिफेंड अगर 300 बनने वाली। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिश्नोई स्टेप अप करे भाई। बिश्नोई जो कि एक टाइम पे T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 प्लेयर रह चुके हैं, अगर वो मेंटल नहीं लेंगे ना, अगर वो स्टेप अप नहीं करेंगे, तो फिर बाकी स्पिनर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बातें करूं, मतलब दूसरी इनिंग्स की बातें करूं, तो शमी वर्सेस मिचेल मार्श, आई थिंक ये कुड बी अ वेरी क्रूशियल बैटल। हमने देखा था कैसे डीसी वाले मैच में शॉर्ट ऑफ बॉलों पे उनको स्ट्रेंथ पे बॉलिंग डाली जा रही थी एंड मिचेल मार्श ने चीज मैक्सिमाइज करी थी। शमी इज दैट वन गाय जो कि बॉल को पिच अप करके सी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वुड लव टू सी अगर वो मिचेल मार्श को जल्दी आउट कर पाते हैं तो। पूरन वर्सेस पैट कमिंस, अब ये देखो भाई, मतलब पूरन उनके शायद अभी आप इजीली कह सकते हो बेस्ट बैटर है। अब पैट कमिंस हैड अ वेरी बैड गेम लास्ट टाइम। मिडिल ओवर्स में 1 चेंज बॉलर की तरह पैट कमिंस मोस्ट लाइकली आएंगे, 1 डाउन पे पूरन होंगे। तो अगर पूरन इनको फिर से डिसमेंटल कर सकते हैं, प्रेशर दोबारा हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, इन लोगों के ऊपर आएगा कि आप किस तरीके से वो ओवर छुपाओ कमिंस के और अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये बहुत बड़ा बैटर है। एंड पंत 0 बनाए पहले मैच में, उनके इकलौते स्पिनर है जंपा, उसको अगर आप मिडिल ओवर्स में मैक्सिमाइज कर पा रहे हो तो वंस अगेन एसआरएच विल बी फोर्स्ड टू बैंक मोर ऑन देयर पेसर्स। पंत ही वो चीज इन्फोर्स कर सकते हैं मिडिल ओवर में आके, सबसे बड़ा मेंटर उनके ऊपर ही होने वाला है। भाई वैसे भी जितने प्रेशर में है वो आदमी, अगर वो 2 मैचेस लगातार हार जाता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एसआरएच हो, चाहे आपके पास इंजरीज हो रखी हैं, फिर तो जो मीम्स बन रहे हैं ना कि इस टाइम पे हंसी मजाक में बातें हो रही है, वो थोड़ी सीरियस हो जाएगी। सीरियस हो जाएगी, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगी। कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, अल्टीमेटली मतलब आई थिंक सभी लोग कहेंगे कि एसआरएच जीत रही है वाला, तो आई थिंक कंफर्टेबल किस केस में एलएसजी जीत सकती है? आई थिंक केस वही हो सकता है अगर एलएसजी की बैटिंग सेकंड हो, क्योंकि देखो हमने ये तो देख लिया कि एलएसजी 240 का स्कोर खड़ा कर सकती है। तो अगर बाई चांस एसआरएच का दिन नहीं होता कि वो 280 270 पहुंच रहे, ऑल्दो मतलब आई थिंक जैसा टाइप का बैटिंग लाइनअप है, 250 क्रॉस होना तो गारंटीड ही है, प्लस वो पिच तो और बेटर होने वाली है। तो मतलब वही हो सकता है कि अगर एलएसजी चेस कर रही होगी टारगेट को तो ही उनके पास चांस है, वरना बैटिंग फर्स्ट तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा होगा इनके पास। चेस करी तो मतलब एसआरएच बैटिंग पहले कर रही है, तो वैसे भी हाँ, तो मतलब बैटिंग इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना एलएसजी का, तो बैक योरसेल्फ उसमें। इट इज स्कैरी टू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, मुझे तो ये लगता है 300 हो रहा है, बेस्ट चांस है। हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, मुश्किल है यार। 300 होने के लिए ना बहुत चीजें सही होनी जरूरी है। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ चलो हो रहा है।
जबरदस्ती थोड़ी की नहीं जरूरत भाई, कुछ बेस्ट पॉसिबल चांस ही है। लास्ट मैच में 286 पहुंच गए थे, 14 रन तो और चाहिए। सेम पिच होने वाली है, बॉलर्स और निकली है। देखो भाई क्या होता है। कमिंग टू द लास्ट गेम, सीएसके वर्सेस आरसीबी। अगर हम लोग नैरेटिव और राइवलरी की बातें करें तो ऑफ लेट ये राइवलरी को बहुत ज्यादा भाव दिया गया। आई थिंक इसमें दो रीजंस का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो जो ऑफ द क्रिकेट राइवलरी रही है इन दोनों सिटीज के बीच की, स्टेट्स के बीच की, और धोनी और कोहली का होना। तो नेचुरली एक हाई सेलिंग पॉइंट बन जाता है ये, क्योंकि ऑन द फील्ड कोई राइवलरी है नहीं एक्चुअली। तो आई डोंट गेट व्हाई इसको फालतू में इतना ज्यादा प्रमोट करा जाता है। बट ठीक है, वील टेक इट। क्या है बेसिकली यहाँ पे, अगर हम लोग इस सीजन का नैरेटिव डिफाइन करें तो सीएसके राइडिंग और नॉस्टैल्जिया काफी अच्छा परफॉर्म करके आई मुंबई के अगेंस्ट, घर पे खेली थी। आरसीबी ने केकेआर को ह्यूमिलिएट करा है उनके घर पे जाके ओपनिंग मैच में अगेंस्ट ऑल द एक्सपेक्टेशंस। तो दोनों ही टीम्स का काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट आने वाला है। अब चेन्नई इज द टीम दैट इज होस्टिंग द गेम, तो शायद उनके पास थोड़ा एडवांटेज हो। हेड टू हेड रिकॉर्ड की हम लोग बातें करें, 33 टाइम्स इन दोनों ने एक दूसरे को खेला है। 21 बार सीएसके जीती है। अरे भाई, सिर्फ 11 बार आरसीबी। जनरली कोई राइवलरी नहीं है। क्या राइवलरी है ये? पिछले 10 में से 6 बार सीएसके जीती है और पिछले 5 में से 3 बार सीएसके जीती है। थोड़ा क्लोज रहा है, बट मेन बात है जो लास्ट टाइम मैच हुआ था वो आरसीबी फैंस कहीं भूलेंगे नहीं, और ना किसी को भूलने देंगे, ना सीएसके फैंस भूलेंगे भाई। मिस्ड आउट ऑन द टॉप 4 भाई उसके चलते हुए। When you have 5 trophies, you have more things. भाई हर चीज, everything is not about 5 trophies भाई। प्रेजेंट में कुछ तो करोगे। गायकवाड़ का पहला सीजन था भाई। मतलब भाई अगर एक टीम के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और वो ऐसे क्वालिफाई करेंगे तो उनके लिए ज्यादा मेमोरेबल होगा। जिस टीम के पास 5 ट्रॉफी है उनके लिए ठीक है। सीएसके जो है और उनके फैंस और सीएसके एज अ फ्रेंचाइज, मतलब दे टेक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि आरसीबी नहीं कर रहा है, प्लस मतलब जो बात करना हो पतंगड़ बना दे कि ये लोग सेलिब्रेट ऐसे कर रहे थे। माही भाई को जो है वो आधा घंटा वेट करना पड़ गया, उसके बाद हो गए थे वहां से। इट वाज बेयरली 2 मिनट्स। तो आई थिंक उसके चलते इन लोगों ने बना डिसरिस्पेक्ट वाला दिया। आई डोंट थिंक वैसे कोई डिसरिस्पेक्ट का है। प्लस मतलब गायकवाड़ जैसे ऑफ द फील्ड आके जैसे बातें करते हैं। आरसीबी का आई डोंट थिंक किसी ने ऐसी कुछ बोला है सीएसके को लेके। इट्स ओनली जो निकल के आया वो पूरा सीएसके कैंप से आया, राइडू वगैरह। सही बात है। टॉस की बातें करते हैं, पिच की बातें करते हैं। देखो ड्यू शायद यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा। लास्ट मैच में हवा बहुत चल रही थी तो स्काई ने भी चीज कही थी। मेन बात क्या होती है, यू डोंट वांट टू फेस चेन्नईज स्पिनर्स एट द चेपॉक इन द सेकंड इनिंग्स, बट एट द सेम टाइम आरसीबी का स्ट्रॉन्गर सूट उनकी बैटिंग है। तो मुझे लगता है इट इज अ ग्रेट टॉस टू लूज। मतलब हमने लास्ट मैच में देखा कि उन्होंने बॉलिंग भी इक्वली गुड करी थी। प्लस इस टाइम पे मोस्ट लाइकली भुवनेश्वर कुमार वापस आ चुके होंगे। पता नहीं ना, लेट्स सी। चलो मान लो कि आ रहे हैं, तो क्या बॉलिंग एग्जैक्टली इज इट देयर वीक पॉइंट? मतलब बैटिंग स्ट्रॉन्गर सूट है। मैंने ये तो कहीं नहीं कि वीक है क्या स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्या है। आई थिंक यू वुड वांट टू रिलाई ऑन योर बैटर्स मोर। तो आरसीबी पर वही बात है ना कि फिर चेन्नई के स्पिनर्स वहां पर प्ले में आ जाएंगे सेकंड इनिंग्स में। अगर ड्यू नहीं पड़ रहा तो शायद विकेट थोड़ा डिटोरिएट भी करेगा। मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट टॉस टू लूज। जो होता है वो, अगर फिर भी कुछ चूज करना पड़े तो इट इज ऑलवेज बेटर टू चेस। T20 में इट इज ऑलवेज बेटर टू चेस। क्या पता थोड़ी ड्यू आ जाए अगर हवा नहीं चल रही होगी तो वो हमें मैच डे पर ही पता चलेगा। प्लेइंग गेम में स्ट्रेटेजी की बातें करते हैं। आई थिंक चेन्नई का तो हैंड्स डाउन, नो चेंजेस नीडेड, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं होगा। बस एक क्वेश्चन है कि गायकवाड़ को ओपनिंग करनी चाहिए। हाँ, आई थिंक सही है, जैसा भी चलता आ रहा है वैसे ही चले। राहुल एक मैच चेंज क्यों करोगे? हाँ, प्लस वैसे भी आई थिंक जो डिसीजन था इट मेड सेंस। उसमें कुछ वैसा नहीं है कि नहीं आपने ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ट्राई करी। जैसे सुदर्शन को इन लोगों ने ओपन करा दिया और बटलर को 3 पे खिला दिया, वैसा आई थिंक सीएसके में ऐसा है। आई थिंक ये जो कराया इट मेक सेंस जो भी है, राहुल त्रिपाठी ओपन। हाँ, और प्लस अगर आप घर पे खेल रहे हो तो 3 स्पिनर्स को आप क्यों नहीं हटाओगे? खलील ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो भी नहीं हटेंगे। पथी राणा क्या वापस आ सकते हैं, वो एक होगा एलिस की जगह पे। ऑल्दो एलिस ने डिसेंट बॉलिंग करी थी, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि अगर पथी राणा आ सकते हैं तो आई थिंक दैट इज द वन चेंज दैट वी कुड सी। आरसीबी का बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई थिंक सुरेश शर्मा जो कि ओरिजिनली प्लान्स में नहीं थे हमारे, अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं चेपॉक में तो करना ही चाहिए स्टार्ट। प्लस पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग भी करी है, तो नाउ ही इज अ स्टार्टर। तो अगर भुवनेश्वर कुमार वापस आ रहे हैं तो किसी जगह पे आएंगे। रसीक, अब वही बात होती है, क्या रसीक को आप बाहर करोगे? सेकेंडली
क्या आप पर्टिकल को कंटिन्यू कराओगे या फिर भुवी को पर्टिकल की जगह पे लाओगे? आई थिंक पर्टिकल की जगह ले आए, फिर बैटिंग डेप्थ ज्यादा ही कम हो जाएगी इनकी, तो आई डोंट थिंक उसके हिसाब से जाने वाले हैं। प्लस मतलब अगर पर्टिकल को ये लोग इतना ज्यादा इन्होंने करा कि इनको नंबर 3 पे खिला दिया, तो आई डू थिंक ये लोग ट्रस्ट तो दिखा रहे हैं। वो ट्रस्ट फ्रूटफुल होगा नहीं होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट भुवनेश्वर अगर आते हैं तो आई थिंक रसीक की जगह ही आएंगे। पर्टिकल विल प्ले इन दिस गेम एज वेल। चले तो हम 6 बॉल की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल क्या फिर सुयश एक रेगुलर स्टार्टर है एंड रसीक बाहर हो जाएंगे? क्योंकि ये भी थोड़ा सा डूबियस मुझे लगता है अभी। भाई स्वप्निल एकदम से कैसे सीन के बाहर हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। कैसे एकदम से उनको प्लेइंग इलेवन में लेके आ पाए? दो सेम बॉलर्स आप रखना नहीं चाहोगे ना, कुणाल और स्वप्निल यार, बट ऑलराउंडर है वो। सुयश इज नॉट एन ऑलराउंडर। तो फिर आप पर्टिकल को ट्रस्ट कर लो ना। हाँ, वही बात पॉइंट है। हाँ, प्लस आई थिंक पर्टिकल का मतलब शायद उतना बड़ा इशू हो भी ना। अभी जो हमने मैच देखा था उसमें भी मतलब इट वाज नॉट अ हाई स्कोरिंग मैच। तो ऐसे लो स्कोरिंग मैच में पर्टिकल जैसे प्लेयर शायद काम कर जाए। और स्पिनर्स बहुत हाई क्वालिटी के होंगे वैसे तो देखना पड़ेगा कैसे टैकल करते हैं। पर आई थिंक यही 1-2 क्वेश्चन होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वोंट बी सरप्राइज अगर इस मैच के लिए आरसीबी लाइनअप अपनी चेंज नहीं करती है। दोनों टीम क्योंकि जीत रहे हैं, व्हाई वुड यू वांट टू टिंकर विद द कॉम्बिनेशन? सिर्फ एक ही मैच हुआ है, क्यों चेंज करना है? अभी की बैटर्स की बातें करते हैं। फिल सॉल्ट वर्सेस खलील। अब देखो, खलील अगर एलिस नहीं खेलने वाले, सैम करन से इतनी बॉलिंग कराई नहीं थी, खलील विल बी दैट गाय जिसको 2-3 ओवर मिलेंगे पावर प्ले में। सॉल्ट वुड लव टू डिसमेंटल हिम बिकॉज जितनी जल्दी हमको तोड़ेगा उतनी जल्दी इनके स्पिनर्स को आना पड़ेगा, और इनके स्पिनर्स नई बॉल जितनी होगी उतनी इनफेक्टिव होंगे। जैसे बहुत पुरानी होती रहेगी वैसे से और अच्छे होते रहेंगे। आई थिंक खलील अहमद को डिसमेंटल करना बाय फिल सॉल्ट इज अ वेरी क्रूशियल बैटल। could determine to a large extent कि आरसीबी कितने रन बनाते हैं ultimately. Could be a great battle. कोहली वर्सेस नूर अहमद। नूर अहमद was not saying. तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगा अश्विन में से कोई होगा। अश्विन को मैं पाटीदार के अगेंस्ट कर रहा हूँ पिच। अच्छा, ओके। दोनों की बैटर्स अगर आप देखो तो नूर अहमद की बॉल टर्न्स इनटू कोहली एंड पाटीदार के लिए भी अश्विन की बॉल टर्न के अंदर आएगी। प्लस नूर अहमद इज गोइंग टू बी द हार्डर नेट टू क्रैक फॉर विराट कोहली। अश्विन को मुझे नहीं लगता कितने इश्यूज होंगे क्योंकि कितनी बार खेल चुके हैं बहुत बार। नूर अहमद राइट नाउ विद द गुगली दोनों तरफ दोनों एंगल्स खोल देते हैं वो राउंड द विकेट आके विराट कोहली के लिए। दैट वुड बी अ डिफिकल्ट बैटल एंड कोहली अगर उनको डोमिनेट कर सकते तो जडेजा अश्विन उतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड पाटीदार वुड लुक टू मैक्सिमाइज रविचंद्रन अश्विन। मुझे डेफिनेटली लगता है ये भी मजा आएगा देखने में। पाटीदार जो कि स्पिन को एकदम डोमिनेट करते हैं, प्लस अश्विन जो कि डोमिनेट करने देते नहीं है किसी को। बहुत मजा आएगा। कितनी कैरम बॉल्स डालते हैं वहां पे टर्न इट अवे, बहुत मजा आएगा देखने में। तो ये दो बैटर्स मुझे डेफिनेटली लगते हैं। अगर मैं सीएसके की बैटिंग की बातें करूं, हेजलवुड वर्सेस रचिन रविंद्र वंस अगेन गोज विदाउट सेइंग, नई बॉल से ही वाज लुकिंग द बेस्ट बॉलर फॉर आरसीबी। और रचिन रविंद्र का मैं देखना चाहता हूँ किस टाइप ऑफ गेम प्ले पे वो लेके आते हैं। क्या वो हम लोग को वो स्लो स्टार्ट की तरह देखने को मिलेंगे या फिर वो एक्सपोजर स्टार्ट जो उन्होंने 2023 में दी थी। आई थिंक अगर हेजलवुड को टारगेट कर सकते हैं वो, तो आरसीबी वंस अगेन वुड बी लुकिंग फॉर ऑप्शंस। क्योंकि अगर भूवी नहीं खेलते तो फिर रसीक को जल्दी लाना पड़ेगा। वो एक्चुअली में डेथ बॉलर है, तो फिर वो क्या करेंगे मिडिल ओवर्स में, वो सवाल दोबारा खड़े हो जाते हैं। रचिन रविंद्र को डोमिनेट दैट। गायकवाड वर्सेस यश दयाल, ये भी मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कैसे की बैटिंग निकल के आता है। Most likely Gaikwad will get to bat in the power play. I'm expecting at least 8 wicket तो गिरेगा। यश दयाल के स्टार्टिंग के 2-3 ओवर आएंगे, could be a good nut। अगर ये होता है तो वहां पर गायकवाड वर्सेस यश दयाल could be a good battle। और कृणाल पांडे जो कि उनके मेन बॉलर रहे थे पिछले मैच में वर्सेस शिवम दुबे, डाउन द ग्राउंड विद द टर्न हिट करने के लिए इज पॉपुलर। चेपॉक में बहुत रन मारे उन्होंने। दुबे का पहला मैच कुछ खास नहीं गया, कृणाल पांडे का ऑन द अदर हैंड कुछ ज्यादा ही अच्छा चला गया, काफी अच्छा चला गया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल हो सकता है। दुबे ने उस मैच में 1-2 छक्के तगड़े लगाए थे। तो ये भी एक डिफाइनिंग बैटल हो सकता है मिडिल ओवर्स में। आई वुड लव टू सी धोनी अगेंस्ट यश दयाल भाई। वो देखने में वो पता है ना बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी, वो बात है, वही प्रॉब्लम है। तो देखना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे की बैटल्स बन सकते हैं। हम की मैचअप्स की बात नहीं कर रहे, ये इंटरेस्टिंग चीज होती है कि बैटल्स की बातें कर रहे हैं। की मैचअप्स में हम लोग देखते हैं कि क्या पास्ट रिकॉर्ड है, क्या ऐसा वैसा है, एक बॉलर का कोई सिक्का बन के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे होता है कि किस फेज में क्या लाइवलीहुड है दो प्लेयर्स का आमने सामने आने का, और वो कैसे गेम को डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक आई परसीव दिस सेगमेंट दैट वे। लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, प्रेडिक्शंस की बातें करते हैं। ये मुझे लगता है आसान होगा नहीं बैठ पाएगा। एक तो राइवलरी फैक्टर आ जाता है, उसके वजह से दोनों टीम्स थोड़ा अपने गेम पे आती है, प्लस दोनों टीम्स अच्छे फॉर्म में भी हैं। क्या चेन्नई का होम एडवांटेज उनको थोड़ा सा एज दे रहा है? तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ।
आई थिंक थोड़ा सा एज तो है चेन्नई के पास। हाँ स्पिनर्स के साथ उस विकेट पे खेलना थोड़ा तो एज रहेगा उनके पास। सीएसके जीत रही है, हो सकता है सीएसके। मैं भी सीएसके वन के लिए जा रहा हूँ। क्यों भाई? जिस तरीके के उनके स्पिन ने दिखाया ना चोक करके, मतलब आई डोंट नो भाई कि आरसीबी के जो बैटर्स होंगे, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कोहली, बट मतलब फिल सॉल्ट ने भी जो दिखाया करके, क्या वो स्पिन को, ऑल्दो ने वरुण चक्रवर्ती को पीटा था भाई साहब, तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती से ज्यादा मिस्ट्री कौन ही लेके आ रहा है इस टाइम पे? होने को कुछ भी हो सकता है भाई, बट आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि सीएसके थोड़ी ज्यादा भारी पड़ेगी। घर पे भी है, प्लस मतलब आई थिंक इनकी जो बॉलिंग थी, सीएसके और आरसीबी, आई थिंक ये दोनों वो टीम है जिन्होंने बोथ फ्रॉम बॉलिंग एंड बैटिंग एकदम एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखाई है अब तक। और कोई टीम इस टाइम पे है या नहीं है, आप कुछ हद तक पंजाब को कह सकते हो, बट आई डोंट थिंक बाकी किसी टीम ने अभी तक ये चीज करके दिखाई है। ये दोनों टीम्स ने प्रॉपर एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, एंड इनके जो स्पिनर्स आई थिंक दे आर गोइंग टू बी टू मच टू हैंडल फॉर आरसीबी। ऑल्दो आरसीबी के पास बहुत ही अच्छे स्पिन प्लेयर्स हैं, तो देखने में मजा आएगा। आई थिंक ये क्लोज मैच हो सकता है, मतलब इसको मैं कोई वन साइड तो नहीं कहने वाला। हाँ फॉर श्योर, जस्ट बिकॉज घर पे खेल रही चेन्नई, और वो है भाई 3 स्पिनर्स उनके जो है बहुत डेडली है, एंड आरसीबी के ऑन द अदर हैंड स्पिनर्स इतने कन्विंसिंग अभी नहीं है। शायद कहीं ना कहीं चेन्नई के पास थोड़ी एज होगी, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आरसीबी मैच जीत जाती है तो। गिविंग स्लाइड एज टू चेन्नई। मतलब थोड़ा एक्स फैक्टर वाला मैच है। क्या पता आरसीबी का कोई एक प्लेयर ऐसा चल जाए जिसके चलते हुए लोग पूरा गेम लेके चले जाएं। भाई आई वुड लव टू सी द सेलिब्रेशंस, क्या मजा आएगा भाई देखने में। चेपॉक में रहा तो फंसेंगे, पिछले चिन्नू सोनी में रहा था ना। हाँ चेपॉक में रहा, देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक ऑन दैट नोट आज का एपिसोड खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हम लोग वीकेंड के मैचेस का प्रीव्यू करेंगे, एंड आज जो मैचेस का प्रीव्यू करें उनको रिव्यू करेंगे अच्छे से। बाकी लाइव स्ट्रीम होगी आज शाम को क्या रात को करेंगे, आज 11 बजे के आसपास आफ्टर द गेम इज डन, तो हमें ज्वाइन जरूर करना। मेंबर्स ओनली हो जाएगी वो भी, जैसी स्ट्रीम खत्म होगी, तो मेक श्योर टू एक्सेस ऑल द स्ट्रीम्स बाय यूजिंग आवर मेंबरशिप प्लान। बाकी आई थिंक जल्दी मिलते हैं दोबारा। सी यू ऑल वेरी सून।